बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट में जोश देखने को मिल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स देखें आप, शानदार रैली सभी में। और निफ्टी करीब करीब अब आप देखें बैंक निफ्टी 225 अंक से ज़्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। निफ्टी में 177 अंक से ज़्यादा की बढ़ोतरी। स्मॉल कैप, जिस तरीके से स्मॉल कैप ने आज परफॉर्म किया, एक बार स्मॉल कैप का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। शानदार रैलीज पर्टिकुलर इंडेक्स में, इसलिए ब्रेथ आपको शानदार नजर आएगी। लेकिन सवाल यही कि सेंटर रैली में कितना भरोसा करें और यहाँ से अब मार्केट किस दिशा जाएगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्या करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक भी अप्रोच क्या होगी, सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में बढ़ी सेंटर रैली की रफ्तार। निफ्टी करीब पौने 200 पॉइंट चढ़कर 26,100 के करीब। भारतीय एयरटेल, इंफोसिस, ICICI बैंक और रिलायंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट ऊपर। मिड कैप, स्मॉल कैप दूसरे दिन भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। बाजार में आज चौतरफा तेजी। डिफेंस, IT और मेटल सबसे ज्यादा रफ्तार के साथ कर रहे हैं कारोबार। तीनों इंडस्ट्रीज में करीब अच्छी तेजी। 5% उछाल के साथ वादा का टॉप गिरर बना मसगांव डॉक। वहीं मेटल शुरू में रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर कारोबार। हिंडाल्को, वेदांता, नेशनल एल्युमिनियम रिकॉर्ड स्तरों पर। MUFG के साथ 40,000 करोड़ की डील के बाद श्रीराम फाइनेंस में तेजी जारी। शेयर 4% से ज्यादा उछलकर रिकॉर्ड ऊंचाई स्तरों पर। मैनेजमेंट ने कहा डील से कम होगी लागत, ग्रोथ बढ़ाने में मिलेगी मदद। टिकटों के दाम बढ़ाने से रेलवे शोरूम में जोरदार रफ्तार। 5% उछाल के साथ वादा के टॉप गिनर्स में शामिल हुआ आरबीएल। साथ ही IRFC, रेलटेल, रैक्स और एयरकॉन में भी शानदार तेजी कायम। अमेरिका में रेट कट की उम्मीद में ग्लोबल अनिश्चितता से सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी। MCX पर सोना 1,36,000 तो चांदी 2,14,000 के पार निकली। इधर प्लैटिनम भी 17 साल की ऊंचाई पर। गजब की सेंटर रैली मार्केट में देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और जिस तरीके से मार्केट ने आज परफॉर्म किया है, चौतरफा खरीदारी, एक भी इंडेक्स इन रेड नहीं, और ब्रॉडर मार्केट्स इंटैक्ट। स्मॉल कैप ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है, एक अच्छी फीलिंग। लेकिन आप बेहतर तरीके से समझाएं सर, चार्ट्स पे कैसे नजर आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कितनी टिकाऊ ये तेजी नजर आ रही है फिलहाल? जी मैम, शेयर गुड आफ्टरनून। देखिए शेयर, जब आप और मैं क्लोज कर रहे थे शुक्रवार को, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। निफ्टी का प्राइस 10-20 डेमा के ऊपर। हालांकि निफ्टी उस दिन आइसोलेशन में चला, निफ्टी बैंक से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपने 10-20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। FIs की कैश में बाइंग, FIs की इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग, FIs की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, FIs की तरफ से पुट शॉर्ट, FIs की तरफ से कॉल शॉर्ट में कवर और एक स्ट्रॉन्ग हैंडओवर। मेरे ख्याल से वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था सुबह तेजी करने का। हालांकि याद रखिएगा श्रेया, हुआ ही है, ये जो पूरा जोन है ना 26,100 से 26,200, इट्स क्वाइट डाउटफुल जोन। हम इस जोन में से मल्टीपल टाइम कोलैप्स हुए हैं और उस वास्तविकता को आप अभी भी इस प्राइस पर भी याद रखिएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्रेड लेवल टू लेवल। टाइम कितना भी लगे, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। उस ट्रेड में कमिटेड रहिए डायरेक्शन पे, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। जितने भी मैंने सुबह फैक्टर्स गिनवाए वो सकारात्मक थे, बट इट वॉज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और लेवल टू लेवल ट्रेड करने की। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। सुबह क्या बात हुई थी हमारे फेवर में स्टैट्स हैं। 26,100 का वीक कॉल राइटर है। हमें गैप अप 26,000 के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? आइदर वी विल वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स पोस्ट ओपनिंग टुवर्ड्स 2602030। हालांकि गैप अप उतना सब्सटेंशियल नहीं हुआ, हार्डली 96 पॉइंट्स का, तो उसने एक स्कोप छोड़ा तेजी खेलने का। और क्या बात हुई थी? 26,083 और 26,109, ये क्या था? देखिए यहाँ पे कोई एवरेजेस तो है नहीं जिससे हमें टसल करना पड़ेगा। दैट वाज अ कॉल राइटर जोन, बट वीक कॉल राइटर जोन, क्योंकि इसने शुक्रवार को एग्जिट किया था। अगर हम 109 को बाइसेक्ट करेंगे तो वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 26168 एंड 198।
क्या कहा मैंने, टाइम कितना भी लगे आप डायरेक्शन में कमिटेड रहिए, बट रहिए। स्टैट्स लेके आइए अभी के स्टैट्स क्या करें, देखिए लुक एट द ब्रेथ। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप का चलना अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा कारण आप ये भी देखिए रिफ्लेक्शन देता है, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स जब ये चलते हैं तो आप समझिएगा कि मिड कैप पूरा का पूरा तेजी का लुफ्त उठा रहे हैं। अब शायद आप ये देखिए इस सेटअप को, लुक एट 26,100, और मैंने 12 बजे भी ये बात कही कि हम इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे ऑन द हायर साइड। 26,100 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट बिकी है आज के सेशन में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल एक्सपायरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 26,100 के पुट में, जहां करीब 3 करोड़ 3 लाख पुट बिकी हैं, और इसके अगेंस्ट कॉल राइटर्स अभी ग्रिप नहीं ले रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग इनको कॉल राइटर्स कॉल करना भी थोड़ा गलत होगा, बट स्टिल डेरिवेटिव्स का प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि हम बिल्डअप को राइटर्स मानते हैं। तो 26,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग और कॉल राइटर्स के अगेंस्ट नहीं है। तो मैं यही कहूंगा श्रेया, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं तो लेट्स वेट, आप वेट भी कर सकते हैं। अभी 26,168,198 का स्कोप खुला हुआ है इस क्लोजिंग में, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस जब बाइसेक्ट हो जाता है तो वो एक बेस बन जाता है। तो RS1 जो है अब वो बेस 1 की ट्रेजेक्टरी रहेगी, यानी अब हम 26,083 और 26,109 जब तक इसके ऊपर है इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग इट विल बी अ शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, और आपका मीडियम या फिर इस डायरेक्शन का जो स्टॉप लॉस होगा श्रेया, वो होगा 26,000 के आसपास, या फिर लगभग 25,951 के आसपास। तो इस डायरेक्शन में कमिटेड रहिए। बस एक चीज़ है श्रेया, जो 2:10 बजे आप और मैं बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी हिचकिचा रहा है, वो क्लस्टर 59,350 का अभी तक वो बाइसेक्ट नहीं हुआ है। ये बाइसेक्ट होना तब इस ब्रेथ में, इस डायरेक्शन में और मजा आएगा। अभी इस तंबू में जो लगा हुआ है सब मौजूद है, बस एक बैंक निफ्टी नहीं। कौन से लेवल्स फिर बैंक निफ्टी में क्या नजर आ रहा है? अब देखिए 59,155 तक हमने आज का लो बनाया, फिर वहां से थोड़े तो रिकवर हुए हैं 59,308 के लेवल पर। 350 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कन्विक्शन नहीं लग रहा बैंक निफ्टी में। शायद देखिए, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ जरा ऑप्शन राइटर्स। ये जो 59,500 का जो ऑप्शन राइटर है ना, मैं 12 बजे भी इस बात का जिक्र कर रहा था, सुबह भी कर रहा था आशीष और आपके साथ। ये है मंथली कॉल राइटर। ये तब जाके हटेगा जब इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिलेगा स्टॉक फ्यूचर्स का, जो बाइसेक्ट करा पाए 59,500 को। आज भी इस जनाब ने, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, करीब 5 लाख कॉल भी किए और करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ हो गया श्रेया। तो मैं इसीलिए कह रहा था, अगर मैं इस कॉल को बेच के बैठा हूं मंथली पे, जो कि मैंने लगभग आप समझिए इस पूरे दिसंबर में पैसा बनाया है, मान लीजिए अगर मैं राइटर हूं, तो मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ नहीं होगी निफ्टी बैंक की, जो कि अभी के लिए कमजोर है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स है वो बैकफुट पे है, और आप जब तक RS1 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, आप नहीं सस्टेन कर पाए RS1 के ऊपर। RS1 क्या था? 350, 271। जब तक इस रेंज के ऊपर आप सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक आप उस कॉल राइटर को ड्रैग करके बाहर नहीं ला पाएंगे। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा, प्लीज कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। तो अगर आप लॉन्ग है ठीक है, अगर आप पहले से लॉन्ग है दैट्स गुड, आप पैसा बना रहे हैं, बट डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, पूरा क्लास यहाँ पे अच्छा है, बट आज PSUs जो है ना वो बैकफुट पे है। तो वो चीज़ जो है ना वो मिसिंग पार्ट है। और एक्चुअली है क्या कि ICICI बैंक को लेकर पूरा ज़माना बड़ा स्केप्टिकल है इसके पिछले 2 महीने के प्राइस बिहेवियर को देखने के बाद। तो इसीलिए अगर आप देखें बैंक निफ्टी थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है। मैं फिर कहूँगा, अगर आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को लॉन्गर साइड पे फिर कैरी करना है, तो नया मोमेंटम बैंक निफ्टी में तब आएगा जब आप 350 के ऊपर क्लोज दे देंगे। याद रखिएगा, आप पूरी दिसंबर में, और अगर मैं इसमें प्राइस जोड़ लूँ 1 अक्टूबर से लेके इस डेट तक के बीच में, इट्स ए क्लासिकल बुलिश फ्लैग, बट उसका ब्रेकआउट तभी आएगा जब आप 59,350 के ऊपर निकल जाएंगे। इन दैट केस टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, या फिर ये जाएगा 59,558 तक, जो कि RS2 का जोन है, और वो पार हुआ 200-250 पॉइंट और ऐड होने का स्कोप खुला हुआ है। श्रेया, कार्यक्रम का क्रम और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताइए। बिल्कुल, तो डिटेल में हमने समझ लिया लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आपको लेवल वाइज यहाँ पर फिलहाल एक व्यू लेना है। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जाहिर तौर पर शानदार रैली देखने को मिली। तो आज किस स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा, और ज़्यादातर आपको स्टॉक्स
जो है वो नजर आएंगे। एक तो श्रीराम फाइनेंस नो ब्रेनर MUFG के साथ जो बड़ी डील हुई, इसके बाद देखिए आपको 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरा IT पैक जिस तरीके से आज कारोबार कर रहा था, विप्रो इंफोसिस लगभग 3% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। ट्रेंड इनफैक्ट आज चढ़ गया है सेशन में 2.5%, लेकिन देखते हैं तेज़ी में कितना दम है। वहीं आज डिफेंस पूरा पैक शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहा था। मजगांव डॉकशिप आप देखिए, सोलार इंडस्ट्रीज यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त। रेलवे पैक में फिर से सुबुगाहट देखने को मिल रही है, बजट से पहले 4.5% यहाँ पर। और रेलवे फी हाइक जो था वो एक बड़ा, फेयर हाइक जो था वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आज तेज़ी में, तो 4.5%। ये नैल को पूरा मेटल स्पेस ही हम रडार पर रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी 4.5% की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी बैकफुट पर आपको नजर आएंगे। टाटा कंज्यूमर FMCG पैक से 0.5% की करीब गिरावट। SBI PSU बैंक थोड़ा सुस्त नजर आए आज। HDFC लाइफ और सिप्ला देखिए जहाँ पे अच्छी खासी बढ़त फार्मा के चुनिंदा स्टॉक्स में, वही सिप्ला थोड़ा बैकफुट पर है। इसके अलावा वायदा बाजार से अगर आप देखिए जहाँ पर थोड़ा प्रेशर हावी होता हुआ, चोला इन्वेस्ट और सम्मान कैपिटल देखने को मिलेगा यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ। हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे कुछ टू व्हीलर स्पेसेस में अच्छी तेज़ी स्टॉक्स में इनफैक्ट, वहीं हीरो मोटोकॉर्प 1% नीचे और ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी लगभग 1% टूट कर रहा है कारोबार। तो ये कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स जहां पर फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कार्यक्रम का क्रम समझाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, आशीष बहेती जी, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, राजेश सातपुते और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर इतने मुद्दा बताएंगे श्रीराम फाइनेंस में क्यों है तेजी। 2:20 पर कंचन होटल बताएंगे आपको रेलवे शेयरों में क्यों है रफ्तार। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कि डर के इंडेक्स इंडिया विक्स सन्नाटे में क्यों है। 2:35 पर भारत और न्यूजीलैंड FTA पर खास डिटेल्स लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय। 2:50 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे स्ट्रेस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी। 2:55 पर हॉरमाज बताएंगे कैसा रहा मार्केट के लिए साल 2025। 3:05 पर डेली रूम चेक। 3:10 पर वीरेंद्र जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए ट्रेड बेट्स पे अगर आप देखें तो ये बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक अपना उस जो है ना मोमेंटम को थोड़ा सा लूज कर रहा है। 350 पे सप्लाई है निफ्टी बैंक में, ठीक बैठक चार्ट पे गई है, 350 पे सप्लाई है। ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून सर, क्लोजिंग में पहला ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। मुझे लगता है जो इस वक्त जो स्टॉक अच्छा लगता है इस वक्त वो है BEML, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुका है डाउनसाइड। एक बाउंस की हम उम्मीद कर सकते हैं और कल और परसों से हम 2 दिन से लगता है कि बेस बन रहा है। ट्रेड करा है 1797 पर BEML, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1775 पर, करीब 20-25-22 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। इसका जो टारगेट है 1850 पॉसिबल है। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है, लेकिन यस BEML पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। BEML ये अच्छा लग रहा है गाबा सर को, डेज हाई पर 4.5% अप, पूरा स्पेस ही इनफैक्ट आज फोकस में है। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका पिक क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया थोड़ा सा बाजार ट्रिकी है और सबसे बड़ी बात है निफ्टी पे अटक रहा है, तो यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगा शॉर्ट से। तो देखिए मेरा शॉर्ट होगा चोला फाइनेंस पे। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 16% अप एंड प्राइस इज डाउन बाय रफली 2.9% 3%। तो यहाँ पे हेवी शॉर्ट बना है चोला में। शॉर्ट करें 1640 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट दिख रहा है, रादर स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेरा एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि अभी एक डिप आया, तो 1640 के स्टॉप लॉस के साथ चोला फाइनेंस को बेचे 1560 इसका टारगेट होगा। ओके चोला वीके स्ट्रक्चर आज के बाजार का, और ये वीकनेस सिर्फ आज की नहीं जनाब, ये पूरे के पूरे 15 दिसंबर से अनवाइंडिंग बोर्ड में 10-20 याद रखिएगा, ये स्टॉक में गजब की शॉर्टिंग हुई है। आज लगभग 16% मिड ऑफ द सीरीज और इसका 200 डेमा है करीब 1572 पे, तो वाकई बहुत खराब स्ट्रक्चर ये। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए ट्रेंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी लंबे समय के बाद ट्रेंड में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 10 और 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, इंटरडे चार्ट पे इनवर्स रेशियो पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो आई थिंक ट्रेंड पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 41-14 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 42.75 4275 के टारगेट सेट करने। स्टॉप लॉस 4114 का रहेगा, ये कैशेबल है। अगर चाहें तो 4200 का कॉल ऑप्शन, 4200 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 46-47 पे ट्रेड हो रहा है, 29 का स्टॉप लॉस लगा लें, 80 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं।
ट्रेंड आज अलग ट्रेंड दिखा रहा है, काफी दिनों बाद यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है, तो यहाँ पर मानस जी की पिक हो गई खरीदारी की राय की तरफ से। आशीष बहीती जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, एचएएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। डिफेंस में आज अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और एचएएल जिसमें काफी गिरावट थी पिछले 3 दिनों से, अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक वापस 20 डेमा पर आया है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा फ्रेश स्विंग देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 4300 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 4450, 4450 और 4550, दो टारगेट की इसमें खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें आशीष बहती का ट्रेड है, प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, लेवल्स टू लेवल जरा मार्क कर लेते हैं इसको। HL 4368 पे इनका बाय कॉल है, 4368 पर। स्वामी गुड आफ्टरनून। स्वामी, आपका ट्रेड आज का क्लोजिंग का? मेरा ट्रेड होगा भारती एयरटेल पर। भारती ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ तोड़ा है। बहुत ही अच्छा सेटअप लग रहा है। ऑन डेली 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है आज और बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। मीडियम टर्म आउटलुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो स्टॉप लॉस वुड बी 2100 और टारगेट होगा 2240। भारतीय एयरटेल ने अच्छी चाल दिखाई है आज, सोमुल जी की पिक में शुमार ये काउंटर अच्छा करता हुआ। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक बार रिकैप आपके लिए रख देते हैं। गाबासन ने BEML चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट 1850 तक के 1775 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। राजीव सातपुते जी को पसंद आ रहा है चोला इन्वेस्ट, लेकिन बिकवाली की राय है, वहां पर बेचने के लिहाज से उनको ये अच्छा लग रहा है। फ्यूचर्स में बिकवाली की राय 1560 के नीचे तक के टारगेट, 1640 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। काफी पेन चोला इन्वेस्ट में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सत्रों से। मानस जी ने ट्रेंड चुना है, ट्रेंड क्योंकि आज एक अच्छा काउंटर नजर आ रहा है। यहाँ पे खरीदारी की राय 4275 तक के टारगेट, 4114 का स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष बहीती जी को हेल अच्छा लग रहा है, पूरे डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी बाइंग, तो ये काउंटर 4550 के टारगेट के लिए पसंद है। 4300 का स्टॉप लॉस लगाना है। और सोमिल जी ने अभी अभी भारतीय एयरटेल को चुना है, ये काउंटर अच्छा लग रहा है, 2240 और 2100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब फंडामेंटल आइडिया के लिए शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। अवस्थी जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में फ्राइडे का सेशन देखा हमने, एक अच्छी तेजी के साथ क्लोज हुआ। शुरुआत भी इस हफ्ते की ठीक ठाक हो रही है अभी फिलहाल अभी तक तो। और ऐसे मूड मॉल में बताइए कौन सा स्टॉक आप सुझाएंगे? जी, हमारा मानना है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। ऊपर से काफी करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है। पिछले कुछ समय से जो टैम एक्सपेंशन वगैरह की स्टोरी हम लोग सोच रहे थे कि मटेरियलाइज होगी, अभी तक मटेरियलाइज हुई नहीं है। नया फैंस की जो कैपेसिटी है वो लगभग चालू हो गई है, वहाँ यूटिलाइजेशन काफी कम है। जैसे जैसे उसका रैंप अप होता है उसका फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। और इसके अलावा हमें लगता है लाइटिंग सेगमेंट में भी डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए। प्लस जो सोलर पंप्स है वहाँ पे कंपनी को नए ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं जहाँ से डिसेंट ट्रैक्शन है, तो सारे सेगमेंट्स इंप्रूव होने चाहिए। बटरफ्लाई गांधीमती का भी जो नंबर्स है वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल 1.5 साल में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगी, टॉप लाइन में डिसेंट ग्रोथ होगी 15 से 18% जैसी। और ये जो नए प्रोडक्ट एरियाज में एंट्री कर रहे हैं उसका भी फायदा होना चाहिए। फैंस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगी, उसका फायदा होना चाहिए। BLDC वगैरह में कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें उनको रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। लाइटिंग स्टेडी रहना चाहिए। तो और जो अप्लायंसेस में एंट्री है उसका एक फायदा होना चाहिए। तो हमारा मानना है कि अगले साल कंपनी 16 रुपए के आसपास की अर्निंग आसानी से डिक्लेयर कर देगी। डेट का कोई ऐसा ओवरहैंग है नहीं और 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 450-480 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। जय क्रॉम्पटन 259 पे, और बहुत ही बड़ा इसमें एक रिवर्सल है। 484 का इसका हाई था सितंबर 24 का। क्या गजब का प्राइस डैमेज था, 259 रुपए। मतलब इस क्वार्टर में अगर आप देखें बड़ा सिग्निफिकेंट प्राइस डैमेज। ये इसके शरद जी में कंपैरेटिव अगर आप क्या ग्रोथ रही है इनकी पिछले मतलब 2-3 क्वार्टर्स में, और एक ऐसा स्पेस जो कि काफ़ी बड़े बड़े नामों से भरा हुआ है, क्रॉम्पटन को लेने की खास वजह? जी, खास वजह एक तो ये है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है फॉरवर्ड नंबर्स के हिसाब से। हमारे हिसाब से जो टैम एक्सपेंशन है वो काफी बड़ा है। बाकी किसी भी कंपनी में जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसमें इतनी बड़ी एक्सपेंशन हम नहीं देख रहे। क्रॉम्पटन मैंने पहले भी ऊपर के भाव में भी रिकमेंड किया और मुझे लगता है कि इसमें जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसमें बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। जो 5-6 सेगमेंट्स में ये नई एंट्री कर रहे हैं, प्लस एग्जिस्टिंग जो फैंस इनका बहुत बड़ा स्पेस है, वहाँ अभी भी 40% यूटिलाइजेशन ही है, तो वो रैंप अप की भी एक स्पेस है। तो कुल मिला के मुझे लगता है यहाँ पे आप एबनॉर्मल ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में।
और अब अगर करेंसी भी फेवरेबल रहती है तो जनरली भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो टैम एक्सपेंशन है, जो सोलर पंप्स की रिक्वायरमेंट और नए ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, उसकी वजह से मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है नंबर्स में बहुत बड़ा कैचअप प्ले करने की जगह है और उसके साथ साथ मुझे लगता है वैल्यूएशन मल्टीपल्स में भी और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। क्रॉम्पटन ये पिक हो गई है शरद जी की, काफ़ी अच्छा लग रही है काउंटर, और फंडामेंटली भी क्यों है उसके कारण हमने अच्छी तरीके से समझे। लेकिन शरद अवस्थी जी, एक चीज़ देखिए, डिफेंस स्पेस में जिस तरीके से आज रैली आई है, इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहा था ये, 2024 इलेक्शन के टाइम पर अच्छे रिटर्न्स मिले थे, 2025 में वॉर के टाइम पे हमने इसमें एक अच्छे मूव्स देखे, फिर थोड़ा सा बीच में सुस्ताया था, अब फिर से मूव्स आ रहे हैं क्या डिफेंस स्पेस में? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मजगांव डॉक, गार्डनरी, शिप बिल्डर्स, कोचिंग सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी डिफेंस स्पेस को लेकर है? देखिए, जनरली मुझे लगता है कि डिफेंस में आपको बुलिश ही रहना चाहिए लॉन्ग टर्म तो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले अगर आप साल भर से कम की अवधि के बारे में सोच रहे हैं। तो वहाँ हो सकता है अक्रॉस द बोर्ड आपको वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच लगे, बीईएल वगैरह आप देखें, क्योंकि लीनियर लेवल में नंबर्स नहीं आएंगे। पर मुझे लगता है ऑर्डर बुक अक्रेशन अक्रॉस द बोर्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, डोमेस्टिक साइड पे भी, एक्सपोर्ट साइड पे भी। उसका फायदा नंबर्स में दिखेगा। बट कुछ स्टॉक्स हैं जैसे बीईएल है, वो लगभग 45-50 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में अपसाइड खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मेरी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। और अभी गाबा सर ने जो रिकमेंड किया बीईएमएल, मुझे लगता है वो एक बहुत बढ़िया डाइवर्सिफाइड बेट है। मैं अगर रफली कैलकुलेट करूं तो मेरे हिसाब से शायद 2800 रुपए के आसपास के टारगेट आएंगे। तो डिफेंस के मिक्स में और भी कुछ छोटे छोटे नाम है, रिकॉर्डो वगैरह, बट वो पार्शियली डिफेंस है। तो मुझे लगता है अगर आप फ्रंटलाइन डिफेंस में सोच रहे हैं तो हैल, और सेकंड लाइन ऑफ एक्टिविटी में अगर आप सोच रहे हैं तो बीएमएल एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह भी है, बट मुझे लगता है ये दो नाम कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है। और छोटी कंपनीज में बहुत सारे नाम हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हैं 3 से 4 साल का व्यू आप रख रहे हैं या 2 साल के बियॉन्ड का व्यू रख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको इन कंपनीज में दिखाई देगी। बट हो सकता है साल भर में थोड़ा सा मुश्किल। साल भर में थोड़ा सा मुश्किल हो, बट स्टिल बहुत ही अप्रोप्रिएट स्टॉक यहाँ पर ये। खैर, अभी काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और बात करते हैं हीरो ऑफ द डे की। जनाब, पिछले शुक्रवार को भी और इस दिन भी हीरो ऑफ द डे और कोई और नहीं हो सकता जनाब, वो है श्रीराम फाइनेंस। अच्छा, यतीन को एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। और श्रीराम फाइनेंस, ये खबर प्राइस से बहुत दिनों से थी, लेकिन जब 12 बजे शुक्रवार को यतीन और मैं डिस्कस कर रहे थे, बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था हमारा, और उस वक्त ये प्राइस था, डील अनाउंस ही हुई थी, है ना यतीन, 862 है ना, 962, यानी 40,000 करोड़ रुपए कंपनी में आने का मतलब क्या होता है, बाजार ने मात्र एक दिन में समझा दिया। यतीन, हीरो ऑफ द डे है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी देखिए ये फ्रंटलाइन स्टॉक निफ्टी कंपनी 4% की तेजी के साथ आपको कारोबार करती हुई नजर पड़ रही है। आज कंपनी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैनेजमेंट ने डील के ऊपर क्लैरिटी दी। कहा कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर MUFG रहेगा, हाल फिलहाल 20% की हिस्सेदारी का सौदा हुआ है, आगे की आगे देखी जाएगी क्या MUFG हिस्सा बढ़ाएगी। तो मैनेजमेंट ने कहा अभी तो खैर वो 2 बोर्ड सीट पे अपने मेंबर्स रखेंगे और हिस्सा 20% तक ही देंगे वो। अच्छा, इसके अलावा क्या फ़ायदे होंगे डील के, तो मैनेजमेंट ने कहा कि रिटेल क्रेडिट में ग्रोथ रहेगी, फोकस अभी भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ही रहेगा, व्हीकल फाइनेंसिंग ही रहेगा, और कहीं ना कहीं इस डील के बाद जो क्रेडिट रेटिंग है कंपनी की, इसमें सुधार आएगा और कॉस्ट ऑफ फंड्स में अच्छी खासी कमी आएगी, जिसके कारण मुनाफे पे एक पॉजिटिव असर आता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा 39,600 करोड़ की ये डील, जहां 20% हिस्सेदारी MUFG खरीदने वाली है, और इसको लेके ब्रोकरेजेस भी काफ़ी उत्साहित दिखे। इनफैक्ट आज ब्रॉडली सभी जो टॉप ब्रोकरेजेस हैं इन्होंने अपना टारगेट श्रीराम फाइनेंस के शेयर पे बढ़ाया। नोमुरा की बाय कॉल अब जो टारगेट है बढ़ के 1140 है, जेफरीज का 1080, CLSA का 1030, और अगर हम बात करें IIFL फाइनेंस की तो 1200 रुपये है ये। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्रोकरेजेस बुलिश, सभी ने अपना टारगेट बढ़ाया। और देखते हैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका एक अंश जहां मैनेजमेंट ने इस डील के बारे में और जानकारी दी। This partnership provides definitely a capital benefit for Shriram Finance for further growth, and this is endorsed by marquee global financial institutions like MUFG. This augments leadership position for Shriram Finance in the vehicle space and also accelerate our growth for other key lending segments.
We do expect there should be benefit of a rating because of this large and long-term investor they are being with us. That should help lower our cost of fund. तो आप सुन रहे थे अभी श्रीराम फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ पराग शर्मा ने, और उन्होंने कहा कि शर्मा को इनफैक्ट उन्होंने कहा कि एमयूएफजी डील एमएस बड़ा फायदा होगा, इससे क्रेडिट रेटिंग में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दूसरे सेगमेंट में भी लेंडिंग को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उससे पहले सीएनबीसी आवाज ने लगातार श्रीराम फाइनेंस पर बात कही है। क्या कहा गया, क्या स्ट्रैटेजी बताई गई, एक बार फिर से सुनिए। 40,000 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और कह रही है मैं ओपन हूँ और इन्वेस्ट करने के लिए। 2 बोर्ड मेंबर्स आ रहे हैं और आगे जाकर शायद और भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा आपको वर्डिक्ट नहीं मिलेगा। जिन्होंने ये मूव मिस किया वो आपको कहेंगे कि नहीं अब यहाँ से और शायद नहीं चलेगा। यही लोग आपको 950 पर कहेंगे कि ये बाय कर लीजिए। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जिन्होंने ये मिस किया वो 950 पे आपको कहेंगे कि अब यहाँ से ये भागेगा। अब ये शेयर क्योंकि री रेटिंग का कैंडिडेट है, 1100-1200 से पहले इसके बारे में आप सोचिएगा भी मत, जल्दबाजी मत करिएगा इसमें अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। 1 महीने में स्टॉक चल चुका है 10%, लेकिन क्या ये पहला इंस्टेंस है कि 1 महीने में स्टॉक 10% चला है? और क्या एक रूल है कि जो स्टॉक 10% चल चुका है वो अगर री रेटिंग की न्यूज़ आए तो दोबारा ना चले? एक एक्सपेक्टेशन है कि MUFG 20% हिस्सा लेगा और करीब $4 बिलियन पर ये डील हो सकती है। अगर पूरा का पूरा $4 बिलियन कंपनी में आ रहा है एज ग्रोथ कैपिटल, और क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर में है जो कि CV फाइनेंसिंग स्पेस में है, तो एक बड़ी रैली हो सकती है। तो ये CNBC आवाज़ पर जो कॉल ली गई थी इस स्टॉक को लेकर, और एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, नहीं जनाब डील बेहद शानदार है, बहुत अच्छे प्राइस पे आ रही है, स्टॉक चला भी है बट स्टिल इट होल्ड्स एक स्ट्रॉन्ग रीजन होल्ड करता है अपर साइड के लिए। 940 पे स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, 3 कैश कॉल्स लेंगे। प्रकाश गाबा सर, मानस जी और सौमिल एक एक करके ट्रेड्स लेंगे। प्रकाश सर बताइए क्या पिक कर रहे हैं कैश में आप? स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टॉप लगाएंगे 2680, 20 रुपए का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2750, लगता है यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए। अजंता फार्मा। ओके, गाबा सर के पिक होगी अजंता फार्मा। मानस जायसवाल जी आप बताइए कैश कॉल में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए कैश कॉल में कर्नाटका बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कर्नाटका बैंक करेक्ट हुआ था, 22 मूविंग एवरेज के नीचे गया था, लेकिन आज स्टॉक ने वापस 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 203 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 215 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, कर्नाटका बैंक आपका बाय कॉल है। तो प्रकाश सर का ट्रेड हो गया, मानस जी का ट्रेड हो गया। आप चलते हैं सौमिल जी के पास। सौमिल आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ लेमन ट्री। लेमन ट्री में आज एक फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 डेली मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है और वहीं से ही सपोर्ट लेके आज मोमेंटम दिखा है। ग्रेट सेटअप। मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 175 होगा। इनफैक्ट उसके ऊपर भी जा सकता है बिकॉज द मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्टिल वेरी पॉजिटिव। स्टॉप लॉस रहेगा 160 पर, विच इज वेरी क्लोज टू 20 डेली मूविंग एवरेज। ओके, लेमन ट्री होटल सी पसंद हो गई सोमिल जी की। और कैश कॉल में अजंता फार्मा, कर्नाटका बैंक और लेमन ट्री होटल्स हो जाएगा। इनफैक्ट एक बार रखिए इंडियन होटल्स स्क्रीन पर और होटल स्पेस में, क्योंकि अब देखिए न्यू ईयर ईव है, क्रिसमस ईव है, साथ ही साथ तो इस पूरे स्पेस में एक अच्छी खासी अभी रैली देखने को मिल रही है। डीएसआई पर आपको इंडियन होटल्स भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। सोमिल जी, अगर लेमन ट्री होटल्स के अलावा कोई और होटल स्पेस में काउंटर आपको अच्छा लगता हो तो वो कौन सा होगा? इंडियन होटल्स भी अच्छा ही लग रहा है, नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन इसमें ये स्टॉक अभी भी जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी बन रहा है उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। दूसरा रीजन ये है कि 200 डेली मूविंग एवरेज के अभी भी वो नीचे चल रहा है। वंस वी गेट अ ब्रेकआउट, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिले फिर ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट के लेवल से वो 754 755 के ऊपर है। सो आई विल बी कीपिंग एन आई ऑन दिस। ऊपर में जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो 800 810 के होंगे इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। ओके, इंडियन होटल्स। मौसम है जनाब अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए अक्टूबर में श्रेया गई थी 20-25 दिन के लिए छुट्टी के लिए, फिर मैं गया दिवाली पे छुट्टी पर।
और मैं आशीष 15 दिन की छुट्टी पे गया था, मनोज छुट्टी पे गया, तो होटल्स जो है ना इस वक्त मशरूफ मैं है। दिवाली पे गई थी सर। आप लोगों का अच्छा है, दिसंबर ईव, क्रिसमस ईव आप मनाएं। लेकिन अच्छा पता है क्या आशा, 1 दिसंबर से जो हॉलिडे सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो जो अमूमन एक रूम आपको 6,000 7,000 मिलता है, Very expensive. वही अगर आप जब दिसंबर में लॉग इन करेंगे मेक माई ट्रिप या किसी भी साइट पे, तो टैरिफ होता है डबल हो चुका होता है वो। डबल हो चुका होता है, तो वही एक कारण है ये। और रही बात फ्लाइट्स की, तो मेहरबानी आपको मालूम ही है, तो कोई भी ट्रिप आप बनाने जाइए उसका 50% to 60% एक्सपेंसेस फ्लाइट्स ही होती है। यही बाकी बड़ा अगर आपने- कारण है कि दिसंबर में मैं स्टूडियो पसंद करती हूँ सर। ऑफिस, आई लव माय वर्क एंड ऑफिस। नहीं, आप गाड़ी से ट्रैवल करिए ना, क्या दिक्कत की बात है, अपने देश को एक्सप्लोर करिए। और होटल्स इसीलिए अगर आप देखें आज क्या इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से तेज़ी पकड़े हुए हैं इंडियन होटल्स, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, निफ्टी इज एट डे हाई 2653, हम दिन के सर्वोच्च स्तर को एक बार फिर हिट करते हुए कुछ स्टॉक्स और लेके आइए जो कि अच्छे मूव दे रहे हैं। उसमें पॉली कैप मेरे ख्याल से CNBC आवाज़ से पहली कॉल जो आज सुबह सुबह गई थी, मॉर्निंग कॉल कर रहा हूँ मैं, ओपनिंग के बाद वो थी पॉली कैप। और जो हम सुबह MCX पर बात कर रहे थे ना, कितने बजे स्टॉक क्लोज हुआ था ये? 10,050 के आसपास। सुबह क्या बात हुई थी कि 10,800 तक के ऑप्शंस जो हैं वो हिल चुके हैं शुक्रवार के स्टैट्स में। और आप देखिए वास्तविकता थी वो 10,800 ही होगा जनाब। ये सौमिल, अब जिस रेंज का इसने ब्रेकडाउन दिया है, मेरे ख्याल से 27 नवंबर, ऑलमोस्ट एक महीने एक कंसोलिडेशन हुआ। एक सेकेंड, इसका लोअर एज था 9800, हायर एज था करीब करीब 10,400, यानी 4-5-600 रुपये का जो चैनल ब्रेकआउट हुआ है। अब प्रोजेक्शन क्या है आपका इसका हायर साइड पे? लास्ट 2 या 3 हफ्तों से ये एक साइडवेज में था। अगर हम 3 वीक का कैंडल अगर आप देखें तो सारे हैमर बने हैं और वो एक फ्लैग पैटर्न की तरह या ट्रायंगल पैटर्न की तरह आप समझो कि बना है। अब यहाँ का जो टारगेट बनता है ऊपर में 10,000 छोटा सा टारगेट था, लेकिन 10,900 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं। लेकिन अगर हम वीकली मंथली चार्ट्स की अगर आप बात करें तो ये 12,000 के ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली मिलते हैं। एट द बेस्ट पार्ट इज के एवरी टाइम ये जब ये साइडवेज कंसोलिडेशन करता है 20-40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस, इनफैक्ट इवन BSE एज वेल। टेक्स पर फिलहाल ये व्यू और मार्केट में शानदार रैली देखिए। निफ्टी दिन के उछले स्तरों पर, निफ्टी एंड मार्केट एक बार बैंक निफ्टी भी दिखाएगा। निफ्टी एट डेज हाई, लेकिन बैंक निफ्टी जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, बैंक निफ्टी में वो अभी फिलहाल कन्वेक्शन नहीं है। निफ्टी में अच्छी तेजी यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है डेज हाई पर। लेकिन इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। डर का इंडेक्स, पॉपुलरली नोन एज इंडिया विक्स, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इंट्राडे में 8.86 तक फिसला है। क्या है वजह, डिटेल में समझते एक बार आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए इंडिया विक्स में क्या दिक्कत आ रही है और इनफैक्ट वो एक पॉजिटिव चीज ही होगी हमारे लिए। बिल्कुल, थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो वॉलिटिलिटी के ट्रेडर्स होते हैं, जिनको उतार चढ़ाव पसंद आता है मार्केट्स में, इनके लिए इससे मार्केट से पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो गया। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंट्राडे में इंडिया विक्स को देखें तो 8.86 का निचला स्तर छुआ और वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात आप देखें तो मार्केट भी काफ़ी समय से रेंज बाउंड है। नो डाउट आज बढ़िया तेज़ी आपको मार्केट्स में देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 150 दिनों से देखें तो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहा है। तो न तो निचला स्तर टूट रहा है, न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही सीमित रेंज में लगातार कारोबार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब खास बात है कि अगर आप निफ्टी का ATR देखें, यानी एवरेज ट्रू रेंज, जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है, ये ऑलमोस्ट 3 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है। लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग है और जो 14 डे का ATR है ये ऑलमोस्ट 190 के आसपास है, यानी जो औसत रेंज होती है 190-200 अंकों के आसपास की देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब लेकिन इंडिया विक्स में दरअसल जो गिरावट आ रही है, इससे किसका नुकसान होता है? वैसे तो नॉन डायरेक्शनल इंडेक्स है, इसके बारे में आगे बताऊंगा कि होता क्या इंडिया विक्स, लेकिन सबसे पहले आप देखें तो जो वॉलिटिलिटी पसंद करने वाले ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं आईवीज के ऊपर, जैसे स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, या फिर प्लेन वनीला ऑप्शन राइटिंग भी करना चाहते हैं, तो जब इंडिया विक्स ऊपर होता है तब ऐसे समय में हमने देखा है कि ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे तो इनको थोड़ा सा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन राइटिंग की। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कोई कैटलिस्ट की कमी है,
एक चीज़ एक और आपको ध्यान में रखनी होगी कि आज 22 तारीख है, अब से लेके 2 जनवरी तक थोड़ा सा जो है आपको एक डल फेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार से एफआईएस की पार्टिसिपेशन घट जाती है, खबरें कम आती हैं, ब्रोकरेज हाउस की विदेशी रिपोर्ट जो है उनका आना कम हो जाता है। तो ये भी अपने आप में देखें तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब जो दर्शक नहीं जानते हैं इंडिया विक्स के बारे में, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा था कि एक बार बता दीजिएगा क्या क्या है, तो ये नॉन डायरेक्शनल इंडेक्स होता है। इसका मतलब है कि इसका तालमेल आप मार्केट की तरफ से नहीं देख सकते, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब भी मार्केट में पैनिक होता है तब ये संकेत आपको देगा। पैनिक का पता ऐसे चलता है कि निफ्टी 50 के जो ऑप्शन चेन है इसको ये एनालाइज करता है, इसके बेस्ड के ऊपर ये कैलकुलेशन है, और ट्रेडर्स जितने दूर की पोजीशंस बनाएंगे उतना यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडेक्स पर यहाँ पर इम्पैक्ट आता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए ऑफलोस की रिकवरी। एक बार लंबा चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, इससे थोड़ा सा अंदाजा आपको लगेगा कि मौजूदा स्थिति क्या है। तो इंडिया विक्स का लंबा चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ आज आप देखें निचला स्तर काफ़ी लंबे समय का, इनफैक्ट ऑल टाइम लो के आसपास ही छुआ था, वहाँ से थोड़ी सी आपको एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन इसका अगर आप लॉन्ग टर्म औसत देखें तो काफ़ी ऊपर का निकल कर आता है, और फिलहाल के लिए इंडिया विक्स आज निचला स्तर छुआ है। जी आशीष, शुक्रिया आपका। 9.7 ऑलमोस्ट डेकेड लो ट्रेजेक्ट्री फॉर इंडिया विक्स। मोटे तौर पर अगर आप देखें सीधे सीधे सिद्धांत ये है, डर और फियर का इंडेक्स जितना ऊपर होगा उतना अच्छा प्रीमियम मिलेगा, जितना नीचे होगा यानी बाजार किसी प्रकार के जोखिम को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, और स्पेशली ये इंडेक्स जो कि लगभग पिछले 2 महीने इसी रेंज में 25,800, 25,900, 26,000, 26,100। तो और बड़ी बात ये भी है कि अभी कोई इवेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में अमूमन हम प्रिपेयर करते हैं एक विक्स में अगर आप देखें स्पाइक आने लगता है, और एक लंबे फेज ऑफ डाउन ट्रेंड इन इंडिया विक्स उसके बाद स्पेशली दिस ट्रेजेक्टरी 9.7 एक रिवर्सल देती है। थोड़ा इस बात को लेके थोड़ा सा अगर आप देखें सचेत रहिएगा। पर आशीष बैती जी, सिंस यू आर ऑप्शन राइटर्स, आप उन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, आप वाकई राइटिंग पे पैसा बना पा रहे हैं? एंड स्पेशली अब बैंक निफ्टी जिस तरीके के लिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, अभी हमने देखा 59,500 की कॉल भी की और वो जोन कटने को तैयार नहीं है, पैसा बन रहा है, अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं इस वक्त, हो क्या रहा है इस वक्त राइटर्स के फेवर में? जी वीरेन जी, काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है मार्केट भी, और एज अ ऑप्शन राइटर क्योंकि रिस्क और टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो काफ़ी स्क्यूड हो चुका है, और टेल रिस्क काफ़ी बड़ी बन रही है इन लेवल्स पे। तो हम ज़्यादातर स्प्रेड्स कर रहे हैं, और जहाँ पे हम विक्स का जो एक्सपोजर है या वेगा का एक्सपोजर है वो काफ़ी कम रख रहे हैं। इनफैक्ट हम ज़्यादा अभी डेल्टा या डायरेक्शनल एक्सपोजर लेकर काम कर रहे हैं। ओके, तो फिलहाल ये हमने समझ लिया इंडिया विक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका निचला स्तर छूने के मायने क्या है। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। हमने डिफेंस स्पेसेस की बात की, हमने एमसीएक्स और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी चुना, लेकिन रेलवे स्टॉक्स आज जिस तरीके से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है अच्छी रफ्तार में, आपके सामने स्क्रीन पर सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इस तेज़ी का ट्रिगर क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद है। कंचन, गुड आफ्टरनून। रेलवे स्टॉक्स में गजब की तेज़ी, क्या वजह है? तो डेफिनेटली 26 दिसंबर से आपको जो रेलवे फेयर्स है उसमें एक मामूली बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए जो फेयर हाइक है वो केवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि 215 किलोमीटर से ज़्यादा पर है। अगर बात करी जाए इस टाइम पे नॉन एसी और एसी क्लास की, तो वहाँ पे पर किलोमीटर 2 पैसे आपको ज़्यादा देने होंगे, और ऑर्डिनरी क्लास पे आपको करीबन 1 पैसा पर किलोमीटर ज़्यादा देना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें मंथली सीजन टिकट की और सब अर्बन ट्रेन की, तो यहाँ पे कोई भी हमें फेयर हाइक होता हुआ नहीं दिखाई देगा 26 दिसंबर से भी। अब सबसे पहले बात ये आती है कि आखिरकार ये जो प्राइस हाइक है टिकट में वो किए क्यों गए हैं। देखिए इस टाइम पे जो पैसेंजर फेयर कॉस्ट है वो लगभग 45% कम है। रेलवे को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में जो लॉस है वो हर बार जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑपरेशनल, मेंटेनेंस और मैन पावर कॉस्ट जो है वो भी हमें हायर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो प्राइस हाइक है वो किया गया है। इस टाइम पे अगर हम बात कर ले 2024-25 की, तो वहाँ पे टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 2,63,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है, जिससे एक फिनेंशियल इम्पैक्ट भी हमें डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया है। फेयर रियलाइजेशन से करीबन इसमें ये माना जा रहा है कि यहाँ पे 600 करोड़ का रेवेन्यू जो है हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि 1 जुलाई 2025 में भी हमें जो प्राइस है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली थी, उससे अब
तक का करीब 700 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई दिया है। और इस टाइम पे अगर बात करें टोटल रियलाइजेशन की तो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है और फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी पिक्चर सामने निकल के आती है, वो आती है बजट की। फिस्कल ईयर 27 की अगर हम बजट की बात करें तो उससे पहले ही ये जो कदम है वो हमें रेल मंत्रालय की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है, जिससे माना ये जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग रेशियोज है वो हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि जो हाइक हमें देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग रेशियो की तो वो माना ये जा रहा है कि साल 2025-26 का जो यूनियन बजट आएगा वो हमें वहाँ पे करीबन 98.43% का देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो कितना ज़्यादा है। अगर इसका मतलब ये है कि 100 रुपये कंपनी कमा रही है तो उसमें से कितना वो खर्च कर रही है। साल 2020-21 की बात करें तो 97% के ऊपर था, लेकिन साल 21-22 में ये सीधा जंप करके 107% के ऊपर आ गया है। उसके बाद का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो 98 से लेके 99% पे आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आप कंपनीज का परफॉर्मेंस भी देखें तो जितनी भी रेल उसमें काम करती है कंपनी, वो अपने 52 हफ्ते के हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो गई है। अगर हम मिसाल के तौर पे सबसे पहली कंपनी देखें तो देखिए जुपिटर वैगन 50% ये टूट चुकी है अपने 52 हफ्ते के हाई से। टीटागढ़, टेक्समाको, आरवीएनएल और इरकॉन भी यहाँ पे 40 से 35% तक टूट चुके हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें बीईएमएल की, रेलटेल की, आईआरएफसी की, कॉनकॉर की या फिर आईआरसीटीसी की, तो यहाँ पे भी 30 से 20% का जो डेंट है लोअर साइड में वो हमें लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बजट से पहले रेलवे टिकट प्राइस के अंदर इतना बड़ा चेंज काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए। और रेल का नाम सुनते ही अगर आप देखें ना जाने क्या हुआ, निफ्टी भाग गया है ना। इट्स 26175 और जैसे कि मैं कह रहा था शेयर और डिस्कस भी कर रहे थे कि स्टे कमिटेड इन दिस डायरेक्शन। अगर आप एक डे ट्रेडर भी हैं, आपने 109 या फिर 283 के बाइसेक्ट होने के बाद लिया भी है तो भी पैसा बनेगा श्रेया। और हम 168 और ऑलमोस्ट आई थिंक, देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग जरा वो ऑप्शन के स्टैट्स फिर लेके आएंगे प्लीज़ एक बार, क्योंकि एक ब्रेक ले जाना है हमको। एक बार देखते हैं कि मैं इस प्राइस पे बुक करूं। देखिए इस प्राइस पे भी आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, अगर आप डे ट्रेडर हो तो 170 पे भी बुक कर सकते हैं। बट क्या कर रहा है वो 26,200, देखिए अब वो कॉल आइटम मात्र 1 करोड़ 2 का, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग वहाँ पे कॉल आइटम जो है ना वो थोड़ा वीक पड़ रहा है। तो आप इस प्राइस से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन इट होल्ड्स चांसेस ऑफ फर्दर स्विंग। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और स्टैट्स की, कुछ और सेक्टर्स की। हाजिर होता है। वेलकम बैक। और मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिल रही है फिलहाल, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको बता दें। देखिए कपड़े हो या जूते या चप्पल या फिर दवाइयाँ, भारत से न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट होने वाले कॉम्बेस हर सामान पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है और इसके तहत न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में $20 बिलियन का एफडीआई भी करेगा। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की और क्या खास बातें डिटेल में समझते हैं लक्ष्मण रॉय जी से। सर बताएं, न्यूजीलैंड के साथ ये जो एफटीए है ये कितना अहम है? देखिए ये काफी महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 7वां देश है, वो भी विकसित देश है, जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और इस ट्रेड एग्रीमेंट की सबसे खास बात यह है कि भारत से जितने भी सामान जाएंगे 100% टैरिफ लाइन जिसको कहते हैं तकनीकी भाषा में, यानी सारे के सारे सामान पर न्यूजीलैंड जो है कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेगा। और जिस दिन एफटीए लागू होगा उस दिन से 0 इम्पोर्ट ड्यूटी लागू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी भारत से अगर न्यूजीलैंड जाता है गारमेंट, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट, तो वहां पे 10% तक की ड्यूटी लगती है। अब वो ड्यूटी घट करके तुरंत 0 हो जाएगी। ऐसा ही नहीं, न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट आएंगे वहां पे न्यूजीलैंड के 70% प्रोडक्ट पर हमने भी ड्यूटी घटाई है या फिर 0 की है। तो न्यूजीलैंड से जो सामान आने हैं उसमें आपको कीवी,
एप्पल, इस तरह के सामान आएंगे, सरकार उसमें कुछ ड्यूटी में रियायत देगी। दूसरा जो बड़ा पहलू है वो ये है कि अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच जो कारोबार है न्यूजीलैंड और भारत के बीच, इसको दोगुना करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगले 15 साल में 2000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आएगा। इस बात का कमिटमेंट न्यूजीलैंड ने किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खासतौर से ज्यादा FDI आने की संभावना है। सर्विस सेक्टर में भी काफी ज्यादा कारोबार की संभावना बन रही है। यहाँ से लोग जो वर्क वीजा पे जाएंगे उनके लिए ज्यादा नंबर रखा गया, ज्यादा कोटा रखा गया है। तो कुल मिलाकर है सर्विस हो या फिर ट्रेड ये हो, कारोबारी समझौता हो, तो दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अगर आप देखें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, और काफ़ी भारी मात्रा में भारत ने भी अगर आप देखें तो वहाँ से आयात होने वाले लगभग 70% जो प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल टैरिफ मुक्त कर दिया गया है। लेकिन एक उपलब्धि है, याद रखिएगा। एक ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में जब सब देश जो हैं वो टैरिफ वॉर के बीच में है, आपने अमेरिका को देखा, आपने मैक्सिको को देखा, तो उस लिहाज से अगर आप देखें भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि। खैर अब एक काम करते हैं, यहाँ पर विषय को चेंज करते हैं, आते हैं ऑप्शन ट्रेड्स पे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड्स, धमाकेदार, माफ कीजिएगा, धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स। राजेश पालवे जी और मानस जायसवाल और आशीष बैती एक एक करके ट्रेड्स देंगे। पालवे साहब आ गए पैनल में? हाँ आ गए। पालवे जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ट्रेड गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे ट्रेड में स्टॉक पसंद आ रहा है, वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा को फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना है 2000 के ऊपर, अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि 2040 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करें। अपसाइड के टारगेट इसके आना चाहिए करीब 40 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 16 रुपए के आसपास। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा ये हो गया राजेश पालवी जी के पिक धमाकेदार ऑप्शन के लिए। आशीष बैती जी आपने क्या चुना है? जी श्रेय जी, NMDC की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। मेटल्स के में काफ़ी अच्छी चमक है और NMDC एक स्टॉक रहा है जो मेटल एंड माइनिंग से जो इतना अभी तक चला नहीं है, तो हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना चाहिए। 78 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 1 रुपये 10 पैसे के करीब ट्रेड कर रही है, जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 60 पैसे का SL मेंटेन करे। ऊपर में 2 रुपये और 2.5 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, NMDC की 78 की कॉल आपको पिक करनी है। और टारगेट क्या दिया आपने आशीष बैती जी, क्योंकि अच्छी शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर? जी 2 रुपये और 2.5 रुपये। ओके, 2 से 2.5 रुपये का। मानस जी आपका ट्रेड? तो देखिए MCX पे वीरेंद्र जी ध्यान है। मॉर्निंग में 10 बजे के शो में भी MCX पे रिकमेंडेशन था, उसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं 10,800 के। लेकिन यहाँ से भी मेरा समझना है कि करीब 500 to 600 पॉइंट्स की रैली MCX दिखा सकता है, तो उसके ऑप्शन में आप खरीदारी करेंगे। 10,800 के कॉल ऑप्शन जो 180 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 10,800 के कॉल ऑप्शन में 109 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 325 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, MCX पे फिलहाल ये व्यू। मानस जी के पिक हो गए। राजेश पालवे जी ने ग्लेनमार्क फार्मा चुना, आशीष बैती जी ने NMDC, और अभी अभी MCX कॉल आ गई है मानस जी की। तो धमाकेदार ऑप्शंस के हमने सारे पिक देख लिए और समझ लिए और रिकैप भी कर दिया। लेकिन एक बार मीशो लेकर आइए। मीशो लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद चला भी, लेकिन आज जिस तरीके से टूटा ये 10% 202 के लेवल पर अभी है। शरद अवस्थी जी, मीशो आपने देखा होगा, समझा होगा इस पर्टिकुलर काउंटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं अभी, और आज की गिरावट को कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है जिस तरीके की इम्प्रूवमेंट और रैली हमने पिछले कुछ समय में ऑलरेडी देख ली थी, तो नॉर्मल करेक्शन है। पर हाँ, ऑब्वियसली 1 साल फॉरवर्ड पे ऑलरेडी 7-7.25 टाइम शायद ट्रेड कर रहा था, तो आज के करेक्शन के बाद लगभग 6-6.25 टाइम ट्रेड कर रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और मुझे लगता है जिस टाइप के ग्रोथ प्लान्स हैं इनके हाई प्रोबेबिलिटी है कि 7.5-8 टाइम ट्रेड करेगा। तो मैं अभी भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये यहाँ से करीब आपको अगर अभी 6.25 है और 7.5-8 टाइम ट्रेड करता है, तो 20-25% जैसी अपसाइड लॉन्ग टर्म में मिलनी चाहिए। बट टिपिकल है इन बिजनेसेस में, हाई वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट करिए। प्रॉफिटेबिलिटी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उम्मीद तो यही है कि FY27 में कंपनी पैट पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। तो मुझे लगता है 20% अपसाइड तो है यहाँ 1.5 साल के व्यू से।
आज इतना ज्यादा क्यों गिरा है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है जिस तरीके की रैली हमने पिछले कुछ समय में न्यूज पे देखी है। तो मेरा व्यू है कि 7.5-8 टाइम ईवी टू सेल्स ट्रेड करना चाहिए, ग्रोथ रेट्स वगैरह 30-35% के आसपास रहने चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव नहीं बोलूंगा बट मेरे हिसाब से डिसेंट बेट है। 20-25% अपसाइड अगर आपको सेटिस्फाई करती है तो। ओके, मामूली जो करेक्शन आज 10% का दिखा है, शरद जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी चला भी, इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद ये डबल हो गया मीशो, तो काफ़ी चलने के बाद थोड़ा सा ये जो गिरावट है मामूली नज़र आ रही है। लेकिन इसी स्पेस में देखूँ तो नायका, आज हम बात करते एक बार नायका का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में सुबह हमें देखने को मिली थी और वो सस्टेन हुई है, अभी भी 1.5% अप। इसके अलावा रखिएगा एक बार इटर्नल भी रखिएगा स्क्रीन पर। स्विगी, पूरे इंटरनेट कंपनीज हम एक बार स्कैन कर लेते हैं। इटर्नल काफ़ी गिरावट का शिकार बनाई है, 328-88 से लेकर अब 246 के लेवल पर, 86 के लेवल पर इनफैक्ट कारोबार कर रहा है। स्विगी भी रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पे पेन थोड़ा बरकरार। एक बार अर्बन कंपनी भी रख दीजिए क्योंकि मीशो का हमने जिक्र किया, अर्बन कंपनी भी हालिया लिस्टेड स्टॉक, और ये कैसा काउंटर अर्बन कंपनी फिलहाल कर रहा है, इसमें भी काफ़ी अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी देखने को मिली 1.5% नीचे। लेकिन इटर्नल, राजेश जी, जिस तरीके से चला ये स्टॉक फिर पिछले कुछ सत्रों से कंसोलिडेट कर रहा है, राजेश सातपुते जी, क्या करना चाहिए इटर्नल पे फिलहाल? ओके, शायद देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक स्ट्रक्चर है। हमने मुझे लगता है फ्राइडे भी इस पे बात की थी, तभी मैंने यही कहा था कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है, वो 300-305 का है। इट्स अ जोन जहाँ पे सप्लायर बैठे हुए हैं और एग्जैक्टली इसी लेवल से पलट रहे हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये 200 DMR 290 है, सो 290-300 ये जोन अभी भी इंटैक्ट है। तो मेरा मेरा एनालिसिस कहता है कि अगर ये 284 का अगर ये जो स्विंग लो अगर टूटता है, इन दैट केस प्रोबेबली यहाँ पे एक अच्छी खासी बिग वाली या फ्रेश शॉट ऐड होंगे जो इसको तोड़ेंगे करीबन 260-250 और लेवल तक। अगर आप इवन एफ का डेटा भी देखें तो ऐसे मार्केट में जहां निफ्टी करीबन 190 पॉइंट ऊपर है, इट इज डाउन एंड ऑल्सो उसमें ओपन इंटरेस्ट करीबन 12% अप, यानी शॉर्ट साइज का जो व्यू है वो थोड़ा, इसको आप कह सकते हैं तवज्जो मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा कॉशियस टू नेगेटिव है। ओके, इटर्नल पे आपका व्यू है। एक बार प्राइस रखिएगा जरा, ओपन इंटरेस्ट रखिएगा 286 ओ आई फिर रखिएगा जरा प्लीज़। इटर्नल का कितना ओपन इंटरेस्ट जुड़ा था? 3.5 करोड़ का, एक सेकेंड, 3.5 करोड़, 0.24% का प्राइस एप्रिसिएशन। कैंडल फ्लैट है, बॉडी फ्लैट है, अपर लोअर हाई शेडो वाइल 200 डिमा के आसपास थोड़ा सा अगर आप देखेंगे स्टॉक स्टेबल होने की कोशिश करता है। खैर, एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं, अब चलते हैं हमारे चार का चौका के क्रम पे। सस्ता ऑप्शन आशीष भाती जी पिक करेंगे और एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते जी, चार्ट का चमत्कार सौमिल मेहता जी और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी इस कार्यक्रम में जो मौजूद हैं वो पिक करेंगे। आशीष भाती जी, क्या सस्ता ऑप्शन पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एचएएल के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4400 की जो कॉल है उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 46 के करीब ये ट्रेड कर रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 38 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 60 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेल, ये हो गई सस्ता ऑप्शन में आशीष भाती जी के पिक। एफएनओ सुपरस्टार के राजेश सातपुते जी, आपने क्या चुना है? श्रेय देखिए, मुझे बीएससी का चार्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बीएससी क्यों? क्योंकि बीएससी में एक सप्लाई पॉइंट था 2700 लेके 2730 और यहाँ पे क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर यह सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है। तो करंट लेवल से 2770 के लेवल से मुझे लगता है बीएससी जाएगा करीबन 2850 से लेके 2900। तो बीएससी आप कह सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2730 बीएससी। ओके, 2730 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं बीएससी को। सौमिल जी, आपका ट्रेड चार्ट का चमत्कार? मेरा ट्रेड होगा कॉनकॉर में। कॉनकॉर में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और आज के दिन में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट करने की कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड हो सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। और जो एंडिंग डायगोनल का पैटर्न बना है उसका जो टारगेट बनेगा वो 530 के आसपास का बनेगा। वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है। स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 500 पर, क्योंकि ये अभी भी 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। ओके, चार्ट का चमत्कार के लिए कॉनकर और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा फिलहाल।
मिड कैप फंडा समझ लेते हैं शरद जी से। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा? हाँ जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा प्रोटियन ईगॉव कंपनी। देश के गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरा काम कर रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। रिसेंटली पैन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया उसका इनको नुकसान हुआ। बट हमारा ये मानना है कि टोटल जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के अंदर इस टाइप के काम की, डिजिटाइजेशन की, वो लगभग 20,000 करोड़ की है। और प्रोटियन के लिए वो बहुत बड़ा है क्योंकि कंपनी लगभग 1100 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं, 1100-1150 करोड़ की आसपास की रेवेन्यू करेगी। तो पैन के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। UIDAI का एक बड़ा प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, उसके स्केल अप से बहुत फर्क पड़ना चाहिए। ऊपर से काफी डिसेंट करेक्शन हमने देखी है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की कमाई लगभग 35-36 रुपए के आसपास आनी चाहिए कंजर्वेटिवली। और उस पे अगर कंजर्वेटिवली 25 के आसपास का भी मल्टीपल देते हैं, हालांकि 30-35 मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है नए ऑर्डर विन से काफी पॉजिटिव रहेगा। और 25 के आसपास का मल्टीपल भी पकड़ते हैं तो 875 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से प्रोटियन ईगॉव ये पसंद आ रहा है शरद जी को मिड कैप फंडा में। हमने 4 का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। आशीष बहिती जी ने सुझाया हेल, यहाँ पर आपको 4,400 की कॉल लेनी है। 60 का टारगेट, स्टॉप लॉस 68 का। FNO सुपरस्टार के लिए पसंद आ रहा है राजेश सातपुते जी को BSE, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। और 2,900 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 2,730 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी ने चुना है कॉनकोर और 530 के टारगेट, 500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए अभी प्रोटीन ईगॉव चुना शरद अवस्थी जी ने, जहाँ पर अच्छी बाइंग या फिर कमाई होती हुई नजर आएगी आपको। आज मेटल्स, IT की हमने चर्चा की और इनफैक्ट हमने डिफेंस स्पेस की भी चर्चा की, लेकिन एक और स्पेस जिसमें अच्छी खासी तेजी थी दैट इज़ ऑटो स्पेस और टू व्हीलर स्पेस। इनफैक्ट अगर आप देखें बजाज ऑटो, इसके अलावा TVS मोटर्स ने अच्छे मूव्स दिखाए हैं, लेकिन मारुति रखेगा स्क्रीन पर। मारुति भी डेज हाई पर अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या करना चाहिए 16,550 के लिए? राजेश पालविया जी, मारुति का चार्ट आप देखेंगे डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ, कितना अपसाइड और चार्ट क्या शो कर रहे हैं अभी फिलहाल? तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज बनी है स्टॉक को। अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। और अगर हम देखें तो स्टॉक में जो भी एक करेक्टिव मूव आया था वहाँ पे भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है स्टॉक वापस बहुत जल्द अपनी एक न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पे रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। हमें लग रहा है 16,800 से लेकर 17,000 तक के अपसाइड भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है, तो बने रहना चाहिए। माइनर डिप में ऐड करें ऑन द डाउन साइड, जब तक ये 16,250 के ऊपर बना हुआ है छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें और टारगेट 16,700 से 17,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। के साथ एक बार लेके आइए राजेश जी, आपका व्यू बहुत सही है। हमें राजेश सतपुते जी, आपने चोला पे थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड लिया था शॉर्टिंग का, और बात क्या हो रही थी उस वक्त जैसे आपने शॉर्ट कॉल दी थी कि इज दिस स्टॉक हेडिंग टुवर्ड्स 200 EMA, ये क्या 200 EMA की तरफ जा रहा है? और ऐसा क्रैक हुआ ये कि पूछिए मत। हालांकि अभी आपका टारगेट दूर है मेरे ख्याल से फ्यूचर्स में। अभी क्या कहेंगे, आई मीन गजब का शॉर्टिंग, अब 200 EMA आएगी ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हिट हुआ 1573 इसका 200 EMA था फ्यूचर में। तो अगर किसी ने शॉर्ट लिया है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो 1573 के आसपास एक बार के लिए कवर कर सकते हैं। अग्रेसिव शॉर्ट रहेगा तो फिर इन डेप्थ के स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1610 पे लेके आइए। अगर 1570 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश नई मंदी होगी। तो ट्रेंड तो वीक है, लेकिन क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर है 1570-73 पे एक बार के लिए इंट्राडे प्लेयर शॉर्ट कवर कर सकते हैं। ओके, तो चोला इन्वेस्ट पे फिलहाल ये व्यू और अच्छा स्ट्रैटेजी बताया राजेश सातपुते जी ने यहाँ पे बिकवाली की राय और यहाँ पे गिरावट बनती हुई। चलिए अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मार्केट आउटलुक 2026 के लिए हम बात करेंगे संजय सिन्हा जी के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब संजय जी की दिव्य दृष्टि से बाजार को समझते हैं। फाउंडर सिट्रस एडवाइजर्स के हम जुड़ चुके हैं। संजय जी प्रणाम, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे सर हम, और हम ट्रेड करते हुए एक अच्छा अर्निंग सीजन पीछे छोड़ के आए,
ट्रेड डील का इंतज़ार करते करते अब आप समझिए बाजार थक चुका है, अब तो हम बात भी नहीं करते। और पिछले हफ्ते एक रिस्क था, दैट वाज फॉरेक्स, बट धीरे धीरे सब कुछ इस प्राइस में आ चुका है। सर क्या लग रहा है बाजार 2026 में अपने आप को किस चीज़ के लिए, किस लेवल के लिए और कहाँ के लिए प्रिपेयर कर रहा है? तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे प्रोग्राम में निमंत्रण देने के लिए। और अगर आप 2025 को रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चीज लॉजिकली टॉप डाउन होना चाहिए था वैसा 2025 में हुआ नहीं। इन द सेंस कि अगर आप देखें तो आरबीआई ने जिस अग्रेशन के साथ रेट कट किया था उसके फलस्वरूप हमें उम्मीद करना चाहिए था कि रियल एस्टेट के स्टॉक्स को अच्छा प्रदर्शन देना चाहिए था। लेकिन अगर आप इंडेक्स के तौर पे देखेंगे तो रियल एस्टेट का प्रदर्शन 2025 में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। मेरे ख्याल से 2026 में इस अबेरेशन की कुछ करेक्शन की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट के स्टॉक भागने लगेंगे, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जिन्होंने कि 2025 में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, वो शायद 2026 में अच्छा प्रदर्शन देंगे। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हम अपने मार्केट में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं रूपी को लेके। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ सप्ताह में, पिछले कुछ महीनों में जब भी रूपी वीक हुआ है तो हमारा बाजार भी वीक हुआ है। हो सकता है कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन लोग इस बात से एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि रूपी की वीकनेस एफआईआई की सेलिंग को प्रोत्साहित करेगी। लेकिन जो भी कारण हो, रूपी अगर 2026 में इसी लेवल पर स्टेबलाइज करती है तो अच्छी बात है, और अगर रूपी में वीकनेस आती है तो हमें थोड़ी सी बाजार पे प्रेशर के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अच्छा ठीक है, यूरोपी का फैक्टर भी हो गया, बाकी आपने मोटे तौर पे एक व्यू भी दिया मार्केट का। अच्छा सर 2026 में जैसे कि आपने जिस बात को लेकर आप थोड़े सकारात्मक भी थे, लेकिन उसका प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। रेट कट्स हुए, लेकिन उसका एडवांटेज सबसे बड़ा लिया पीएसयू बैंक्स ने। इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे गया, उन्होंने अपनी तेज़ी के क्रम में प्राइवेट बैंक्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। आइए इन रेट सेंसिटिव पे बात करते हैं। 2026 में भी क्योंकि इन्फ्लेशन आपका बहुत कंट्रोल्ड है, थैंक्स टू क्रूड 60 की ट्रैजेक्टरी में आपका सेटल्ड है। 2026 में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए किस पे फोकस करेंगे? हर तरफ एग्रेशन है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो, बट इस एग्रेशन में कहीं मिसिंग पार्ट है प्राइवेट बैंक्स। किस पे फोकस करना चाहिए? क्योंकि आप एनबीएफसीज को देखिए, आई मीन श्रीराम फाइनेंस की डील के बाद क्या एग्रेशन है, लुक एट एल&टी फाइनेंस क्या एग्रेशन है। तो विनोद जी, ये जो रेट कट की ट्रेंड शुरू हुई 2025 में आरबीआई के द्वारा, मेरे ख्याल से इसका डिलेड इम्पैक्ट हम बाजार में देखेंगे, क्योंकि जो अनबैंक्ड सेक्टर है जिसको कि एनबीएफसीज प्राइमरली सर्व करते हैं, उस सेगमेंट में मेरे ख्याल से डिमांड फॉर लोन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। और चूंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपने रिस्क को ज्यादा महत्व देते हैं, वो इस सेगमेंट में बहुत आसानी से घुसेंगे नहीं। तो मैं समझता हूं कि 2026 में भी आपको एनबीएफसीज में ज्यादा प्राइस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एंड बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जब कभी भी रेट कट हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स का प्रदर्शन हर समय उस समय अच्छा रहता है। पहले ऐसा इसलिए भी हुआ करता था क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो एसएलआर की बुक थी वो जरूरत से ज्यादा बड़ी होती थी, और जब भी रेट कट होता था तो उसकी ट्रेजरी गेन्स उनके प्रॉफिट को इजाफा देती थी। लेकिन अब हम लोगों ने ये भी देखा है कि उन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। सो मेरे ख्याल से 2026 माइट बी एन ईयर फॉर एनबीएफसीज एंड ऑल्सो एन ईयर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, तो 2026 एनबीएफसीज पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए अच्छा होगा। संजय जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। हमने ओवरऑल मार्केट पे आपका व्यू जाना और साथ ही कुछ स्पेसेस की भी बात की। एक और स्पेस को लेकर आपसे सवाल मेरा ये कि 2025 में अगर एक स्पेस ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं तो वो है कैपिटल मार्केट स्पेस, और आज भी उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। चाहे आप बीएससी देख लीजिए, एमसीएक्स या फिर न्यूली लिस्टेड स्टॉक ग्रो देखें आप, तो अच्छी तेजी। क्या 2026 भी 2025 जैसा रहेगा कैपिटल मार्केट स्पेस के लिए, और आपका नजरिया इस स्पेस को लेकर?
तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा भी सेगमेंट था कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड जिसने कि 2025 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया, इन द सेंस कि अगर आप देखें तो अधिकतर जो ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक्स थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया, और ऐसे भी गिने चुने ही स्टॉक्स हैं जो कि प्राइमरी रूप से इस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के परिवेश में। तो मुझे लगता है कि 2026 में अगर आप 2025 के कंपैरिजन में देखें तो निफ्टी ने करीब 9% का रिटर्न दिया है, मिड कैप इंडेक्स ने करीब 4.5-5% का रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस तो नेगेटिव है। मुझे लगता है कि 2026 में हमें ये सिचुएशन को रिवर्स होते हम देखेंगे, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्टिविटी आएगा। इसका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कि ब्रोकिंग के स्टॉक्स पर होना चाहिए। और रहे जो बाकी सेगमेंट जैसे कि जो मार्केट इंटरमीडियरीज हुए या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस तो उन्होंने अब तक दे दिया है। हो सकता है कि 2026 में उस तरह का शानदार परफॉर्मेंस हम उनमें ना देख पाएं। ओके, तो काफ़ी सेग्रीगेटेड है ये स्पेस और वैसी अप्रोच अपनानी चाहिए। लेकिन संजय जी, आईटी स्पेस को लेकर भी मेरा क्वेश्चन है। 2024 काफ़ी सुस्त रहा और इनफैक्ट 2025 भी, लेकिन जिस तरीके से अब हम साल के अंत में हैं और जिस तरीके से रिवर्सल आईटी स्पेस में देखने को मिला है, क्या अब यहाँ पे फुल फ्लेज रिकवरी आपको देखने को मिल रही है या फिर अभी भी ग्रीन शूट्स हैं? मेरे ख्याल से अभी भी ये ग्रीन शूट्स हैं, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री में हो रहा है, जो ट्रेडिशनल मॉडल हुआ करता था जहां पर कि लार्ज मैन पावर को डिप्लॉय करके सर्विस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी भारत की लार्ज आईटी कंपनीज, वो मॉडल आज के संदर्भ में रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जैसा कि भारत की बड़ी कंपनियों ने पिछले कई आईटी के साइकिल्स में दर्शाया है, वो अपने बिजनेस मॉडल को इस नई उभरती परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेंगे, लेकिन ये ट्रांजिशन प्रोसेस इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि चूंकि ये प्रोसेस शुरू हो गया है, उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं इस सेक्टर के प्राइस परफॉर्मेंस में, और जैसा कि आपने सही शब्द का प्रयोग किया है, मैं समझता हूं ये ग्रीन शूट्स है। हालांकि इसके कंपैरिजन में अगर हम मिड कैप आईटी कंपनीज को देखें तो उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत जल्दी इस नई परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है, और उसका रिफ्लेक्शन उनके नंबर्स में भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप कंपनीज की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, और जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है उनमें अगर शुरुआत अभी हुई तो धीरे धीरे ही वो तेजी पकड़ेगा। ये संजय जी, मेटल्स और स्ट्रॉन्ग रहें, आई मीन इंडस्ट्रियल मेटल्स स्पेशली अगर आप देखें तो कॉपर या फिर प्रीशियस मेटल्स भी इंक्लूड कीजिए आप। मेरे ख्याल से बहुत सारे हाउस व्यूज FY26 के लिए नहीं मतलब CY26 के लिए माफ़ कीजिएगा, गोल्ड पे 4800 का टारगेट लेके चल रहे हैं। ये डोमिनेशन मेटल्स की कायम रहेगी क्या? तो वीरेंद्र जी, उसको आपको दो भाग में बांट देना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड द प्रेशियस मेटल, क्योंकि दोनों के पीछे जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो अलग हैं। जहां तक प्रेशियस मेटल की बात है, जिस तरह की डिमांड सेंट्रल बैंकर्स ने दिखाई है गोल्ड के प्रति, ऐसा हम लोगों ने पहले नहीं देखा था। मेरे ख्याल से ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस शायद ये डी डॉलराइजेशन की ट्रेंड की शुरुआत है, और ये ऐसा नहीं है कि एक साल में पूरी होगी, ये कई साल तक चलेगी। तो मैं समझता हूं कि प्रेशियस मेटल के लिए डिमांड बरकरार रहेगा। उसी के संदर्भ में सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर ने चूंकि इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है रिटेल इन्वेस्टर को कि अब उस इन्वेस्टर में के सेगमेंट से मोमेंटम के कारण डिमांड और भी आ रहा है। और हम जानते हैं कि सिल्वर की प्रोडक्शन की लिमिटेशन है। अब तक 60% जो सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता था वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होता था, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से दोनों सिल्वर और गोल्ड का आउटलुक जो 2026 में है, लॉजिकली मुझे लगता है कि वो बरकरार रहना चाहिए। रही बात जो बाकी कमोडिटीज हैं जैसे कि फेरस और नॉन फेरस मेटल्स हैं, मेरे ख्याल से अगर इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड के लिए 2026 में अगर अच्छा है, चाइना की भी इकोनॉमी में अगर इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा तेजी पकड़ती है, तो मेरे ख्याल से दोनों फेरस और नॉन फेरस मेटल्स भी 2026 के लिए एक रेलेवेंट सेगमेंट रहेगा।
ओके तो मेटल्स में काफ़ी पॉजिटिव है संजय जी, लेकिन एक और स्पेस, क्विक कॉमर्स स्पेस, काफ़ी चर्चित स्पेस है, बर्निंग स्पेस भी कह सकते हैं संजय जी इसको। लेकिन इटर्नल ने जिस तरीके से हाल में गिरावट दिखाई है, स्विगी भी थोड़ा कमज़ोर है, अब जेप्टो का आईपीओ भी आने वाला है, ऐसे मूड मॉल में क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपका नज़रिया क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जहां पर एज एन इन्वेस्टर हम इस स्पेस को बहुत डर के साथ देखते थे, काफी हद तक उनके बिजनेस मॉडल्स के फेमिलियरिटी के कारण वो डर काफी हद तक दूर हो गया है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो इनके शेयर होल्डिंग में भी जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है वो पहले से ज्यादा दिखता है। रही बात कि इनकी वैल्यूएशन को जो हम ट्रेडिशनल मापदंड से देखते थे, वो मापदंड इनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। वो भी अगर आप देखिए तो वो भी नज़रिया जो है वो बदल रहा है, क्योंकि अब ये काफ़ी ऑपरेटिंग लेवल पर इनमें से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एज़ एन इन्वेस्टमेंट सेगमेंट ये जो न्यू एज की कंपनीज़ हैं, वो अब हर पोर्टफोलियो के में एक रेलेवेंट जगह अपने लिए बना रही हैं और इसको इग्नोर करना संभव नहीं है अब। ओके, मेटल से बातचीत भी हो गई है, न्यू एज स्टॉक्स पे भी हो गई। अच्छा, अभी रेलवे की बात हुई थी इसी कार्यक्रम में एक बार, मैं आपसे डिफेंस से पूछना चाहूँगा। डिफेंस मोर और लेस नेगेटिव विद प्राइस डैमेज पिछले 4 महीने में रहा। मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें, मतलब मेरे ख्याल से FY26 बजट एलोकेशन था हमारा डिफेंस का, इट वाज 6.8 ट्रिलियन। अगर ये 8 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, संजय जी क्या लग रहा है, मैं डिफेंस में क्या क्या पिक करना चाहिए इस वक्त? तो देखिए वीरेंद्र जी, डिफेंस एज एन अपॉर्चुनिटी हमारे ख्याल से समय से पहले चल पड़ा। इसी के लिए अगर आप फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो डिफेंस वाज वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। अगर आप सेक्टोरल इंडिसेस भी देखेंगे तो डिफेंस इंडेक्स का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा था फर्स्ट हाफ में। ये जो रुकावट और गिरावट आई है डिफेंस इंडेक्स में, ये पिछले 3 महीने की फिनोमेना ज्यादा है। मैं समझता हूं कि डिफेंस कंपनीज के लिए डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन जिस तरह से एग्रेसिवली भारत की सरकार हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को फॉरेन कंट्रीज में मार्केट कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक से कहीं ज्यादा है। इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है एग्जीक्यूशन का रिस्क। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ये किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अभी हाल में आपने देखा कि एक हादसा जो हुआ दुबई में, उसके कारण कैसे नजरिया बदल गया डिफेंस के कंपनीज के बारे में। तो मेरे ख्याल से इस तरह की सेटबैक्स ना हो तो अच्छी बात है। कंपनीज की एग्जीक्यूशन की एबिलिटी जितना ज्यादा स्केल पर बढ़ेगी, उतना ही मेरे ख्याल से इनका आउटलुक पॉजिटिव होता जाएगा। ओके तो फिलहाल ये व्यू डिफेंस स्पेस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए, और CNBC आवाज़ की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष काफ़ी अच्छा जाए सर। आपका और आपके श्रोताओं को भी थैंक यू सो मच। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी एट डेज हाई 206 अंकों पर 26,180 तक गए। आज हम इंट्राडे हाई और 26,174 के लेवल पर कर रहे हैं कारोबार। बैंक निफ्टी हालांकि अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो थोड़ा सुस्त रहा, लेकिन चौतरफा खरीदारी जिस तरीके से आज मार्केट में देखने को मिली, मूड माहौल अच्छा है। लेकिन क्लोजिंग की तरफ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी क्या स्ट्रैटेजी क्लोजिंग की तरफ अपनाएं और कल के लिए क्या किया जाए, कैरी किया जाए या फिर न्यूट्रल की कॉल ही रहेगी? देखिए, शायद जो डे ट्रेडर है वो तो निपटा के जाएगा, है ना। 26,174 जो डे ट्रेडर है सुबह जिसने इस व्यू पे भी व्यू पे काम किया कि बाय अबाउट 26083 एंड अबाउट 26109 पहला था थ्रेशोल्ड पॉइंट, वीक कॉलाइटस, उसके ऊपर आप निकले। और देखिए वीक कॉलाइटस के जोन को लांघने का मतलब क्या होता है, नॉट अ सिंगल मिनट, नॉट अ सिंगल टिक आप उस लेवल के नीचे दोबारा नहीं आए। एक बार 109 क्रॉस हुआ, आप उसके नीचे दोबारा नहीं आए। 2 बजे भी चर्चा हुई थी, रहिए कमिटेड। 168 पे बुक कर सकते हैं, इस पे भी बुक कर सकते हैं। टेक्निकली जो हमारा कल है वीकली एक्सपायरी, अब आप ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक चमत्कार। 26,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, कितनी पुट बिकी थी वहां पे 3 करोड़, और 26,200 पे कितनी कॉल बिकी थी 1 करोड़। अब आप देखिए 26,200 पे क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग वाई इंट्राडे वाला वो रिड्यूस हो गया 15%। सिंपली मीन 26,200 का कॉल राइटर शुक्रवार वाला आज उसने पूरे दिन एक सिंकिंग बिहेवियर का इंतजार किया, लेकिन सिंक नहीं हुआ निफ्टी, सिंपली उसने अपनी पोजीशंस को काट लिया। तो टेक्निकली
जिस प्रकार की पुट राइटिंग 26,100 पे है और जिस प्रकार से OI कम हुआ है, इट सेम श्रेया कि हम 2 दिसंबर के बाद एक बार फिर से अटेम्प्ट लें एटलीस्ट 26,200 को क्रॉस करने का। सो इन दैट एंटिसिपेशन निफ्टी लॉन्ग रहेगा, कैरी। निफ्टी बैंक को अवॉइड करेंगे श्रेया। अभी भी निफ्टी बैंक में लीडरशिप क्राइसिस है, अभी भी कहूँगा मैं, और जब तक कि ये 59,350 का क्लस्टर बैंक निफ्टी पे क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक अभी इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से भी ट्रेड नहीं करेंगे। और एक और बात याद रखिएगा, निफ्टी जब आप लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो आपके पास रिस्क कितना है इसको समझ लीजिए। रिस्क किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस प्राइस पर 26,050 26,020 तक का खुला हुआ है एनी टाइम। श्रेया। ओके तो फिलहाल ये व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर ये आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी समझ लेते हैं। BTST और STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। राजेश पालवे जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, बताइए क्या कैरी करेंगे मंगलवार के लिए? BTST डेफिनेटली BTST कैरी करेंगे और उसमें हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस से आइशर मोटर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग बना है और डे हाई की तरफ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है और देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है इस स्टॉक का, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 7,400 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7,210 के आसपास। ओके, आयशर मोटर्स 7,285 पे। ऑटो में अच्छा मूव है, शुक्रवार से ही ऑटो के ओपन इंटरेस्ट में आपको वो चीज़ें, वो वाइब्रेशंस नज़र आ रही थी और आज ऑटो ने अच्छा किया। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? छा गए राजेश जी आप आज। चोला की बेहतरीन कॉल देने के बाद अपने म्यूट बटन दबाई दिया। अभी भी नहीं समझे? राजेश जी म्यूट बटन दबा हुआ है। म्यूट म्यूट। तो इतना छा गया क्या? अब बताइए। म्यूट दब गया। ठीक है, मैं छा गया, म्यूट बटन दबा के आ गया। हाँ कॉल देखिए टीवीएस मोटर पे बाय कॉल रहेगा, ऑटो पे ही नजर रहेगी। सो टीवीएस मोटर जो सुबह अच्छा था उसके बाद कूल ऑफ हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर में कोई डेंट नहीं है। 3,700 जो पुट राइटर खड़ा है वो अभी भी इंटैक्ट है। 3,700 के ऊपर बाय अभी पे है। 3,675 का स्टॉप लॉस लगा के टीवीएस मोटर लेके जाइए। मुझे लगता है इसका कल का स्विंग का टारगेट होगा 3750 से लेकर 3780। ओके, टीवीएस मोटर फिलहाल ये कॉल होगी राजेश सातवते जी की। बताइए सोमिल जी, आप क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी करूंगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा ने कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था, आज भी अच्छा मोमेंटम है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक अच्छा सेटअप बन रहा है फॉर अ गुड मीडियम टर्म अप ट्रेंड। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है लेकिन ये कंटिन्यूएशन होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 3,740 और टारगेट होगा 4,000 पे। ओके, राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? अच्छा मानस बचा, सॉरी मानस जी, आपका ट्रेड? तो देखिए NMDC पे खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। आई थिंक स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो NMDC के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 77.50 का और टारगेट सेट करेंगे 80 रुपीज 50 पैसे। NMDC ये हो गई मानस जी की पिक कल के लिए। गाबा सर बताएं मंगलवार के लिए कौन सा पिक? मुझे ध्यान है इस वक्त वो है फोर्टिस शेयर। फोर्टिस ट्रेड का 914 पर स्टॉप लगाना चाहिए। फोर्टिस पर करीब अराउंड 905, मतलब 9 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। टारगेट 930 होने चाहिए। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर। अच्छा, फोर्टिस पे याद रखिएगा, सुबह खबर भी थे, डिस्कस भी कर रहे थे डायरेक्टर साहब, वो खबर दोबारा रख दीजिएगा। मेरे ख्याल से जो एक ये हॉस्पिटल एक्वायर कर रहे हैं वो खबर थी। फोर्टिस, यकीन मानिए आप, एक ऐसा वो चार्ट जो कि अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है और 200 डेमा इसने 9 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में स्पेंड किया। उसके बाद 10 क्रॉस किया, 20 डेमा के ऊपर आज क्लोज आता हुआ और हायर पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 915 को क्रॉस करे तो माइट भी, अगर आप देखें बेंगलोर हॉस्पिटल में करीब 840 करोड़ रुपये का निवेश करेगी कंपनी, 100 डेमा के ऊपर क्लोज मिले तो फोर्टिस अपनी प्लेसमेंट को चेज करता हुआ। अब चलते हैं आशीष भाई जी के पास। आशीष जी का ट्रेड क्या होगा कल के लिए? आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए आप?
वीरेंद्र जी डिफेंस में ही रहेंगे तो बीडीएल डे हाई पे क्लोज दे रहा है और जिस हिसाब से बीडीएल में रिकवरी देखने मिली है आज और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ था इंट्राडे में वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। स्टॉक अभी भी अपने 20 टेमा के नीचे है तो एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड अभी भी बन रहा है यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1400 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1450 और 1470 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, डिफेंस में अच्छा मोमेंटम, बीडीएल हो गई, आशीष भाई थी जो कि पिक, बीटीएसटी ट्रेड्स हो गए हैं पूरे, लेकिन डीलर्स किस पर बेट लगा रहे हैं ये समझ रहे थे यतन जी से। यतन जी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और देखिए आज दो स्टॉक्स जो डीलर्स के रेडार पे हैं उनमें सबसे पहले है टेक महिंद्रा। आईटी स्टॉक्स ऐसे भी आज फ्लेवर में है और डीलर्स को लगता है कि टेक महिंद्रा में बीटीएसटी का ट्रेड लेना चाहिए। 1665-1670 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ वो बीटीएसटी की रणनीति सुझा रहे हैं और यहाँ आज एफआईएस की बाइंग है अक्रॉस द बोर्ड इन आईटी कंपनीज। तो ये एक स्टॉक है जो रेडार पे है। इसके अलावा इरेडा ये भी एक स्टॉक है और बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट इरेडा में डीलर्स को लगता है कि काउंटर में 2 से 4% की अपसाइड हो सकती है और इसीलिए यहाँ वो बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी भी सुझा रहे हैं। ओके, तो टेक महिंद्रा और इरेडा यहाँ पे बीटीएसटी की ट्रेड सुझा रहे हैं डीलर्स। तो एक बार इरेडा रखिएगा स्क्रीन पर और यहाँ पर इनफैक्ट 0.2% के से ज़्यादा की तेज़ी। इरेडा देखेंगे गाबा सर, अच्छी तेज़ी थी लेकिन 135 के लेवल पर आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? एक्चुअली क्लैरिटी मिसिंग है इरेडा में। 3 दिन से हम अप्रूव तो देख रहे हैं लेकिन वो क्रूशियल लेवल है करीब 138-139 का वो पार करना जरूरी है। उसके लिए शायद 1-2 दिन साइडवेज में मिले, फिर जब वो पार कर लेगा फिर कहेंगे बॉटम आउट हो गया। फिलहाल आई थिंक इट्स स्ट्रगल, तो बेस्ट लेफ्ट आउट इरेडा। ओके, अभी थोड़ा स्ट्रगल है तो अवॉइड की सलाह है यहाँ पर इरेडा। 2.5% अप आज के, लगभग 2% अप आज के सेशन में। चलिए, लेकिन एफएनओ सेटअप कैसा रहा आज? ब्रेथ कैसी रही एफएनओ की वो समझ लेते हैं। आज तो काफ़ी अच्छी रही होगी सर। बिल्कुल श्रेया, ऐसा दिन हो जाए तो फिर चाहिए क्या आपको, है ना। और फरवरी तक आपको हम 27,000 दिखा देंगे, ऐसे 4-5 दिन और मिल जाए तो। घी शक्कर। अच्छा, खैर एक काम करते हैं अब। हाँ देखिए, ये पूरा का पूरा 2025 जूझते गुजर गया श्रेया। और आप जो सबसे बड़ी बात कही ना संजय जी ने, वो ये थी कि क्या नहीं था इस साल में। थे कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी, लेकिन कितने रेट कट हुए, टैक्स कट हुआ, जीएसटी कट हुआ, उसके बावजूद हम कहाँ खड़े हैं। भारी था पॉजिटिव ट्रिगर्स का, खबरों का पलड़ा भारी था। खबरों का पलड़ा भारी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर अमूमन एक साधारण साल होता तो इसमें कम से कम हमने 3000 पॉइंट गेन किए होते, लेकिन नहीं। खैर होता है। जब हम गुरुकुल पढ़ रहे थे शायद इस बार, तो हमने देखा, और जब एक वो फिरोज जी का एक सेशन था, उसमें क्या बेस्ट सेशन था वो। तो एक इक्विटी की जब भी अंडर परफॉर्मेंस रहती है इतने समय बाद, तो एक एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो वो अच्छा सेशन था। तो वही है कि जितना समय आप एक रेंज में गुजारेंगे उतने बड़े ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन होगी। खैर मैं आता हूँ ब्रेथ पे जरा। आपका जो प्रश्न था ब्रेथ एंड डेरिवेटिव्स, और इस क्रम में आज यकीनन ब्रेथ शुक्रवार की तुलना में और भी बेहतर थी। लुक एट लॉन्ग्स 97, कन्विक्शन टू होल्ड लॉन्ग वो स्ट्रॉन्ग था। 54 में शॉर्ट कवरिंग, अपने शॉर्ट्स को कवर कर लो, और साथ ही साथ शॉर्ट 45 और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को खड़े रहने देना बाजार में, वो टेंडेंसी थी, वो फीलिंग थी। दैट्स गुड। और याद रखिएगा ये 26,100 के ऊपर आई है, दैट्स गुड। और सोलार इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स के इंडस्ट्रीज, नाल्को वरुण बेवरेजेस, हर सेक्टर का आज एक स्टॉक पार्टिसिपेट करा था, लेकिन एमसीएक्स के जलवे थे जनाब आज। और उसके बाद सेकंड स्लाइड में शॉर्ट कवरिंग, इस क्रम में आज सबसे ऊपर था शॉर्ट कवरिंग में मसगांव डॉक, आरबीएल, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, भारत डायनामिक्स, पिरामिल फार्मा। आज रेलवे स्टॉक्स में आफ्टर दैट प्राइस हाइक एक अच्छा मूव था। डिफेंस चला, मिड कैप जब भी चलेगा याद रखिएगा डिफेंस और ये रेलवे का क्लासिकल कॉम्बिनेशन होता है। बाकी चोला, डिक्सन, पतंजलि, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, प्रेस्टीज में एक सीवियर प्राइस डैमेज था। चोला एक्सीडेंट ऑफ द डे, बाकी सम्मान कैपिटल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सोना, बीएलडब्ल्यू, ब्लू स्टार, ओबरा रियल्टी, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था। ये चाहे कितने भी सूरत हाल अच्छे हों, लेकिन रियल स्टेट का जो दौर है ना जनाब, वो कमज़ोर है, वाकई कमज़ोर है। प्रेस्टीज स्टेट्स को देखिए आप, यहाँ पेन था। और जरा एक एक करके काउंटर देखता हूँ मैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देखिए 1% नीचे, स्टिल हैंगिंग। मानस, अभी तक एक भी प्रॉपर्टी स्टॉक, एक भी रियल स्टेट स्टॉक में आपको रीजनेबल बेस बनता नजर आया क्या? देखिए डीएलएफ में जो लास्ट सेशन था वो बढ़िया था, क्योंकि अगर हम देखें तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट था। आरएसआई में देखेंगे तो वहां पर पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। आज भी अगर देखें तो कंसोलिडेशन दिखा है, आज वीकनेस नहीं दिखी। सेलिंग प्रेशर जैसे पहले दिखता था वैसा नहीं है। मेरा समझना है कि डीएलएफ तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए।
और इस बाउंस बैक में 720 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा डीएलएफ में 684 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके 684 का स्टॉप लॉस लगाएं और डीएलएफ में एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि कमज़ोर था लेकिन उतना कमज़ोर नहीं, मानस जी ऐसा बता रहे थे, जो हमें पहले देखने को मिला था रियल्टी स्पेस में। लेकिन रियल्टी स्पेस थोड़ा अगर आप कंपेयर करें दूसरे स्पेसेस से तो कमज़ोर प्रदर्शन यहाँ पर, लेकिन अच्छा प्रदर्शन श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, आईटी स्पेस में विप्रो, इन्फोसिस ने दिखाया। भारतीय एयरटेल पर मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं आज पुश किया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल रखेगा स्क्रीन पर, और ऑटो स्पेस में अच्छी बाइंग थी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पर एक अच्छी रिपोर्ट भी थी, पिछले कुछ सत्रों में हम बता रहे थे। 0.5% की तेजी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली। गावस्कर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जिनके पास है 358 के लेवल पर, वो क्या करे और क्या इन लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी की सलाह होगी जो लेने का सोच रहे हैं? क्या ये सही लेवल है या फिर वेट करें? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल मेरे ख्याल से लेने लायक है। जगह ऐसी है, वहां से बाउंस मिला है, 5-6 दिन का एक बेस बना हुआ है। हाँ 2-3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक लेने लायक है। लेकिन उसका जो होल्डिंग पीरियड है बढ़ा रहना चाहिए। हो सकता है 400-410 भी जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन होल्डिंग पीरियड बढ़ाना चाहिए। लेने लायक है, बाय एंड होल्ड। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन है और ऑटो में सब जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। और इनफैक्ट आज आप ये देखिए ना, अशोक लेलैंड 177 आज मुझे याद अच्छी तरीके से न्यूज़ रूम में मैं सुदर्शन के साथ बात कर रहा था कि मैं पूछा कारण क्या है अशोक लेलैंड की इस तेज़ी का, तो सुदर्शन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले ये बहुत हद तक कैपिटलाइज करते थे, 70-60% रेवेन्यू आता था हैवी ट्रक सेगमेंट से, लेकिन अभी ये आ रहे हैं कहाँ पे? स्कूल बसेस सेगमेंट पे। तो अपने रेवेन्यू मिक्स को जो इन्होंने तब्दील किया उसका एक इम्पैक्ट है। लुक एट अशोक लेलैंड एट ऑल टाइम हाई। राजेश पालविया जी, क्या प्रोजेक्शन है सिंस ये अनचार्टेड टेरिटरी में है, अब ये सारे इन्वेस्टर्स की ग्रिप में है, हाथ में है, क्या लग रहा है, प्रोजेक्शन क्या है? तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये ऑटोमोबाइल स्पेस से। ओवरऑल अगर देखें तो पूरे साल ही ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है ये नेक्स्ट टारगेट 190-210 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे अभी भी कोई साइन नहीं है रिवर्सल का, और स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही। तो स्लो स्टडी स्टॉक एक अप ट्रेंड ही डिस्प्ले कर रहा है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है, जब तक ये 170 के ऊपर बना हुआ, हमें लगता है नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश रहेंगे। 190-210 इसके नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले हफ्तों महीनों में। क्योंकि ऑटो का ये जिक्र कर रहे हैं हम, अशोक लेलैंड हमने देखा, आयशा मोटर्स कॉल में शुमार थी, टीवीएस सभी में अच्छी बाइंग, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प रखेगा स्क्रीन पर, ये आज डाउन था 1% के करीब यहाँ पे करेक्शन। इनफैक्ट ज़्यादा ही डेज लो के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। ये क्यों, इससे क्यों नहीं हो पा रहा राजेश सातपथे जी हीरो मोटोकॉर्प से? देखिए नेसेसरी नहीं है कि एक ही सेक्टर के सब स्टॉक चले थे, जो हम लोग आजकल ऑब्जर्व कर रहे हैं बाजार में। तो हीरो मोटर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये 5750 से लेके 5850 ये इसका क्लस्टर है, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो ये जोन जब तक नहीं कटता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। तो जो इंट्राडे पुलबैक्स आते हैं उसका वो हम लोग खेलते हैं, दैट्स ए डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वीक है। तो अगर ऑटो में काम करना है तो जैसे हमने टीवीएस मोटर का जिक्र किया या इवन बजाज ऑटो का जिक्र, देखिए बजाज ऑटो का चार्ट कितना अच्छा है, तो उसमें भी है बहुत सारे। तो हीरो मोटर फिलहाल तो मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। तो मोटर को आपको अवॉइड करेंगे आप। अच्छा, आइडिया का क्लोज फाइनली आ रहा है ठीक ठाक। आइडिया में सुबह एक सिंकिंग बिहेवियर था, स्टॉक टूटा था, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ 12 जाइएगा एक बार इस चार्ट को मंथली पे जाइएगा, इस चार्ट को एक बार वीकली पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर आप समझेंगे कि आपका 12 का मीनिंग क्या है। दुनिया जहान ने जो है ना 12 से लेकर 18 के बीच में बाइंग की हुई है। तो जब जिसका प्राइस आता है ना उसे कहते हैं हिस्टोरिकल सप्लाई जोन्स, तो वो वहाँ पे आके सप्लाई देता है। तो आइडिया बट एटलीस्ट 12 के नज़दीक क्लोज। शेयर बिल्कुल 12 के नज़दीक क्लोज, और अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ ही रहे हैं, बस 2.5 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग के लिए। और देख रही थी मैं ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खरीदारी थी। इनफैक्ट आज जिस तरीके से स्मॉल कैप ने परफॉर्मेंस दिखाई है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप में भी अच्छी थी, ब्रेथ अच्छा थी आज मार्केट का। आईटी तो 2% से ज़्यादा चला, आईटी में शानदार मूव्स। लेकिन कौन से स्पेसेस ने सबसे अच्छा किया, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक मूव कैसे रहे, और डिटेल में समझ लेते हैं बिग वॉल पर। ओवर टू यू सर, क्लोजिंग कैसी रही आज की? बेहद शानदार श्रेया, बेहद शानदार। 0.78% निफ्टी करीब 26,170 पे। हम टेक्निकली वी आर क्लोजिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च पे।
निफ्टी बैंक वो करिश्माई पारी नहीं खेल पाया, बट थैंक्स टू निफ्टी आईटी जो कि करीब 2.02% अप था और उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपको निफ्टी पर विजिबल है। लगभग 0.78% निफ्टी बैंक लगभग 0.40%, निफ्टी आईटी आज 2.02%। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ निफ्टी आईटी के संदर्भ में ज़रूर कहूँगा, निफ्टी आईटी का ये क्लोज डायरेक्टर साहब थोड़ा सा आप भी देखिएगा, बट एक सेकेंड, 17 जून का क्लोज था, 17 जून का क्लोज था 39,356, यानी टेक्निकली पोस्ट मार्च 2025 इज हाईएस्ट क्लोज फॉर निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी एक मजबूत कड़ी है और उसने आज अपनी मजबूती को एक बार फिर से बयां किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर ऑफ बुल्स 2134, लगभग 2134 एडवांसेस, डिक्लाइन 32। आईटी के शानदार मूव थे, बट याद रखिए इट्स अबाउट एनवायरनमेंट, ब्रेथ, वो चीज़ महत्वपूर्ण होती है। लुक एट मिड कैप, लुक एट स्मॉल कैप, ये होती है रंगत लौटने के संकेत। जब आप सबके साथ चले, एकला नहीं, सबके साथ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सेक्टर इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक 0.38% ऊपर, फाइनेंशियल इंडेक्स लगभग 0.35% ऊपर, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.20% ऊपर। डिफेंस में मूव था आज मिड कैप, और मिड कैप की तेजी का जो वाइब्रेशंस था ना, आप फील कर सकते हैं डिफेंस स्पेस से। देन मेटल्स 1.25% ऊपर, स्ट्रॉन्ग पॉकेट थी, एफएमसीजी के कुछ पॉइंट्स थे स्ट्रॉन्ग। निफ्टी आईटी की बयान में कर ही चुका हूँ। ऑटो ने शुक्रवार को ही अपनी प्रेजेंस को फील कराया था, दैट्स गुड। फार्मा 3.4% ऊपर, ठीक था। रियल्टी ये एकमात्र ऐसा इंडेक्स जो कि अब तक इस तेजी में रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, एंड स्टिल विटनेसिंग प्राइस डैमेजेस। ऑयल गैस इंडेक्स, आज रिलायंस का प्राइस बिहेवियर इसको आज थोड़ा सा अट्रैक्ट करके गया, लगभग 0.8% ऊपर, और कैपिटल गुड इंडेक्स लगभग आज 1.5% ऊपर, और एनर्जी स्पेस 0.68% रहा। लेकिन लाइमलाइट रही आज डिफेंस, लाइमलाइट रही आज रेलवे, और साथ ही साथ आईटी। ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, विप्रो, ट्रेंड बहुत ही खूबसूरत पुल बैक मोड में, रिवर्सल मोड में। इन्फोसिस, भारती, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टेक महिंद्रा सब में स्ट्रेंथ थी। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी 26,162 पर और बैंक निफ्टी 59,283 पर। बट सलामी देनी होगी आपको, जिसे कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। विनर ऑफ द डे इट्स आईटी, और CY25 के मतलब आप समझिएगा कि 2/3 हिस्से के सर्वोच्च स्तर पर आज बंद हुआ। तो यहाँ पर लाकर निफ्टी को एक बार फिर खड़ा करने में 26,161 पे अगर किसी का योगदान है पूरा तो वो है आईटी का और आईटी का। बिल्कुल सही बात की। आईटी ने जिस तरीके से आज तेजी दिखाई है, लगा कि अब होगी सर नव वर्ष की शुरुआत अच्छी। काश अब ऐसे 2026 में भी हमें ऐसे ही रूपरेखा देखने को मिले मार्केट की, जिस तरीके से आज क्लोजिंग हुई है। बिल्कुल। कल यानी मंगलवार वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। ये पैनल आपसे फिर खुलेगा मुलाकात, मुनाफे की तैयारी, और सुबह मॉर्निंग कॉल में 7 बजे। अब तक के लिए नमस्कार। देखते हैं कल क्या पहनते हैं, कितनी होगी ठंड, सुबह मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट सर आपको। नमस्कार।